नमस्कार। तो प्राइमरी मार्केट से भरपूर एक्शन के बीच आज की आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? लार्ज कैप्स वापस आए हैं, बैंक्स वापस आ गए हैं, ऐसे में और अब वीकली एक्सपायरी का हैंगओवर भी हट गया है, तो ऐसे में क्या ऊपर की बेट्स देखनी चाहिए? बाजार ऊपर की तरफ देख रहा है, तो क्या लेवल्स होंगे, कहीं रेजिस्टेंस है? ये सारी बातें आगे अगले 2.5 घंटे में बाजार की दिशा निर्देश सब डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलिए क्विकली एक बार बड़े ट्रिगर्स देख लेते हैं इस वक्त। ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत आ रहे हैं? तो तेजी के संकेत है। वहां पर इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था, लेकिन उसे बाजार पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। 330 अंक बढ़कर डाउ दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी पर आपको इंपैक्ट दिख रहा है। 20,250 के ऊपर इस वक्त आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। बजाय इसके कि जो जितने भी बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्रूड आप देखिए तो $94 के पार हो गया है। चाइना ने अपना जो रिजर्व रेशो है उससे घटाया है लगभग 25 बेसिस पॉइंट। इनफैक्ट ईसीबी ने भी बढ़ाया है रेट हाइक्स। तो बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उसके बाद बाजार इन सबको इग्नोर करके अच्छी चाल चल रहा है। यूएस मार्केट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में कल हमने लास्ट आवर में भी देखा था, और एचडीएफसी बैंक और कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे इन्फ्लोज है, क्योंकि वहाँ FTSE की रीबैलेंसिंग जो है वो होनी है 15 सितंबर को, और उसके चलते आप एचडीएफसी बैंक में काफ़ी तेजी आ चुकी है, लेकिन अभी और कितनी स्ट्रीम बाकी है इस पर बात करेंगे। और प्राइमरी मार्केट से जो नए IPOs खुलने हैं, और साथ ही जो एग्जिस्टिंग जिनके इश्यूज खुल रहे हुए हैं, उन पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपको क्या सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, या फिर लिस्टिंग गेन्स के रुके कौन से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बेट्स हो सकती हैं, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो ये तो रहा 4 बड़े ट्रिगर्स, लेकिन एक बार समझ लेते हैं एक एक करके ट्रिगर्स को। अजय, चलिए, इससे पहले कि हम बातचीत करें बाजार की, आज एक और खास दिन है, इसलिए अपने व्यूअर्स को विश करना ज़रूरी है। आज इंजीनियर्स डे है। जी हाँ, हैप्पी इंजीनियर्स डे हम अपने व्यूअर्स को विश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इंजीनियर बन नहीं पाया, लेकिन मुझे इंजीनियर्स की तरफ बहुत ज़्यादा आदर की भावना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है, राइट। मेरे फादर भी खुद इंजीनियर थे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, और इसलिए मुझे इंजीनियर्स आपको पता है कि हमारे मार्केट में ढेर सारे इंजीनियर्स फंड मैनेजर्स हैं। ओके। और सबसे खास बात इंजीनियर्स की ये होती है कि वो लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग में एक आम कोर्स से ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। और जब ये इंजीनियरिंग फाइनेंस के CFA या फिर MBA के साथ मिक्स करता है, मैं तो मतलब दर्जनों फंड मैनेजर को जानता हूँ जो, अब प्रशांत जैन को देख लीजिए, इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की थी उन्होंने IIT से, और ऐसे बहुत सारे। तो इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स इंजीनियर्स का जो योगदान है हमारे देश में, आज जो चाइना है ना, आपको पता है इंजीनियर्स की वजह से। उन्होंने कई दशक तक इंजीनियरिंग पे इतना फोकस किया अपनी जनरेशन्स पे कि आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल बन गए। और हमारे देश में भी जो जबरदस्त फोकस इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, राइट, वो हमारे PSU, जो बड़े बड़े PSUs हैं, या बड़ी दूसरी अच्छी कंपनियां, इंजीनियरिंग कंपनियां जैसे L&T, उन सब में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ना, वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे बना रहे हैं। क्या बात। तो एक तरफ तो बाजार में वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं फंड मैनेजर्स के तौर पे, और दूसरा देश का निर्माण कर रहे हैं। तो इंजीनियर्स को सलाम है, और इंजीनियर्स डे पे हमारे सारे व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हम यूएस मार्केट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। तो बाजार तो खैर बहुत हद तक प्राइसिंग कर चुका है, चाहे इन्फ्लेशन डेटा कैसा भी आया हो। देखिए, यूएस में भी क्या हो रहा है ना प्रियंका, ग्लोबल, हम यूएस की जगह ना पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करें, पूरे ग्लोबल में माहौल बहुत सपोर्टिव है इस समय। 2 ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से चाइना में एक तो रिटेल सेल्स बहुत बढ़िया आई है, उम्मीद से बेहतर। तो लोगों को एक सेंस जा रहा है कि शायद कंजम्पशन इतना ज्यादा खराब नहीं है चाइना का हाल इकोनॉमी का, जितना हम सोच के बैठे थे। और आज इसीलिए हमें मेटल स्टॉक्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिटेल सेल्स अच्छी आई, प्लस उन्होंने CRR भी काटा। तो एक तरफ तो रेगुलेटरी पुश, हाथ लगा दिया उन्होंने, हथेली लगा दी, दूसरी तरफ आपके रिटेल सेल्स, तो लोगों को खुशी मिल रही है। लेकिन वहां हम यूएस की बात करें तो आंकड़े एकदम आउट ऑफ द पार्क खराब नहीं है। और अब जो है नजर PPI और जो भी CPI का डेटा आया था, उसके बाद 97-98% लोग ये मानते हैं कि अगले हफ्ते जो फेड मीट है उसमें रेट हाइक नहीं होगा। तो ये जो है, और आपको देखिए ARM IPO लिस्ट हुआ प्रीमियम पे, उसके बाद भी फॉलोअप बाइंग, तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बाइंग आ गई। इसकी वजह से यूएस मार्केट में बहुत बढ़िया आपको एक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की लेड गेन। तो ग्लोबल मार्केट इस समय बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए। अब मैं आता हूं
भारतीय मार्केट की तरफ, जहां बहुत ही शानदार काम हुआ। आप कह सकते हैं कि जी हम तो लास्ट आवर ट्रेड में काफी घटके बंद हुए, बिल्कुल बंद हुए, घट से टॉप से घटके बंद हुए, लेकिन बॉटम से ऑफ लोज भी तो बंद हुए। नहीं, बॉटम से ऑफ लोज हुए थे और आप देखिए ऊपर की कॉल्स में एक्शन शुरू हो गया लास्ट में। एक्शन तो शुरू होना ही था। अब देखिए 46,000 बरकरार है बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पर भी 20,000 का आंकड़ा बरकरार है। निफ्टी ने करीब 20,200 के आसपास जाके इंटरमीडिएट टॉप बनाया और नीचे बंद हो गया। लेकिन खास बात है ये देखिए साहब, ये पूरा कल्प्रिट था। लोग जो है इसी बच्चे को डांट रहे थे सबसे ज्यादा, किसको? मिड कैप स्मॉल कैप को, लेकिन उसी ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल आपको याद है 2-3 दिन पहले क्या हुआ था स्क्रीन पे? बिल्कुल, और लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी करेक्शन आ जाएगी, मिड कैप स्मॉल कैप से एग्जिट कर देना चाहिए क्या? एग्जैक्टली तो ये बच्चा जो है हमारा बहुत होनहार प्रदर्शन कर रहा है, और वो है स्मॉल कैप मिड कैप। डेज हाई पे बंद हुए, 1% से ज्यादा गेन के साथ बंद हुए। पहले मैं बाजार की एक बात बता दूं आपको कि आज आपको मेटल स्टॉक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। 3-4 दिन से ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन बल मिलेगा चाइनीज डेटा से। लेकिन आपको पता है एक और चीज इंटरेस्टिंग, हमने बार बार ये बात बताई है, जिस दिन 2 महीने पहले यूएस का Q2 जीडीपी मजबूत आया था, तब से आपको हम आईटी स्टॉक्स में ट्रेड करा रहे हैं। बिल्कुल। कल आईटी स्टॉक्स ने इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ओवरऑल 2023 के सारे लॉसेज इरेज कर दिए। और इसको यहां से तेजी मिलेगी क्योंकि अब डील फ्लो आना शुरू हो गए, और गार्टनर से लेके कई लोगों ने आके ये बात बताया कि साहब विजिबिलिटी डील्स की वापस आ रही है, लेकिन भाव नहीं आएगा वो वापस। आपको 1130 का लो इन्फोसिस का 1500 के ऊपर है। इनफैक्ट नंबर्स भी बेटर आएंगे शायद Q2 में, इस तरह की भी एक्सपेक्टेशन आईटी स्पेस। जी हाँ, बट इस बार ना लोग सुनना चाहेंगे टीसीएस से कि पिछली बार तो आपने ये बोला था, क्या आपका व्यू बदला? तो ये वाली बात है। इसके अलावा आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप लेंडर्स में भयंकर बाइंग हो रही है। तो 2 हिस्से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इससे पहले डिब्बी पे जाएं, कि जो मिड कैप सेंट्रिक लेंडर्स हैं, और मैं इस बार एनबीएफसी और नॉन एनबीएफसी का कोई मिक्स नहीं कर रहा हूं, जहां भी मिड कैप लेंडर्स हैं, एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग, आपका आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, मिड टियर पीएसयू बैंक्स और दूसरे पीएसयू लेंडर्स, सब में बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। वहां पे आप नजर रखिए, मिड कैप स्मॉल कैप लेंडर्स, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, बट वहां बना के रखिए। तो दूसरा, आपको स्मॉल कैप में इंजीनियरिंग स्टॉक्स में वापस से जबरदस्त बाइंग शुरू हो गई है। आप ट्रिल को देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, और दूसरे बैंक पिट्टी इंजीनियरिंग को देखिए कल 8% ऊपर, और ये बहुत सारे। तो ये मिड स्मॉल इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं, और दूसरा मिड कैप लेंडर्स हैं। ये जो है मिड ब्रॉडर मार्केट, आरबीएल बैंक, एफएनओ स्टॉक है, राइट? यहां पे आप नजर बना के रखिए, अच्छी बाइंग हो रही है। कल एक और बात हुई पता है, जो आपने बताया ना कि कॉल्स एक्टिव हुई हैं, लेकिन निफ्टी ऑफ लोज ऑफ हाइज बंद हुआ, 2160-70 का टॉप बना के। कल हमने एक तो एफआईएस की तरफ से सेलिंग की कमी थी, बिल्कुल बाइंग आई है, उल्टा छोटी आई है लेकिन बाइंग आई है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखी, इसलिए कॉल्स की तरफ एक्शन शिफ्ट हो गया। इंडेक्स फ्यूचर से अनवाइंड करा, बाजार नीचे, निफ्टी नीचे, लेकिन कॉल्स अभी भी डेटा पॉइंट थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में आप देखें तो पिछले सेलिंग थी 3 दिन पहले, और बहुत बड़ी सेलिंग थी, तो यानी एफएनओ के डेटा को देखना पड़ेगा एक बार। चलिए चलते हैं, डिम्पी जी आ चुके हैं। आज वो थोड़ा ट्रैफिक में गजब तरीके से फंस गए थे, लेकिन अभी आ गए, पूरे डेटा पॉइंट्स को खंगाल के बताएंगे कि एफएनओ साइड का एक्शन बाजार की चाल को, निफ्टी फ्यूचर की चाल को क्या बता रहा है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, कहाँ फंस गए थे आज आप? गुड मॉर्निंग अजय। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था आज, दिल्ली में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। मुंबई वालों को तो आदत है बारिश झेलने की, लेकिन दिल्ली में इतनी बारिश होती नहीं, तो इसलिए जब भी ज़्यादा होती है तो फंस जाते हैं। कहीं वहीं से यू टर्न मार के घर जाके पकड़े वकड़े चाय वाय। नहीं, हाँ आप अच्छा, मेरे को पता नहीं था कि आप दिल की बात भी जानते हैं। मेरे दिल में यही चल रहा था कि आज गाड़ी मोड़ लेता हूँ और बोल दूंगा कि मैं किसी वजह से नहीं आ पाया। अब बताइए कि दिल की बात तो आपने जान के दिमाग की बात बताइए। था मेरा पर्सनल, लेकिन अभी मैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के साथ में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। वो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के आप इंडेक्स वगैरह पे जिस पे भी कॉल लेने लीजिए, लेकिन जो मैं डाटा है वो आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, अभी आप जो बात कह रहे थे, मैं उसको एक वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसके लिए कहते हैं हम चर्निंग। मार्केट अभी चर्न करेगा। पहले रेंज हुआ करती थी आपको ध्यान है 19,600 के जस्ट नीचे, 19,300 के आसपास आपने बहुत समय निकाला। अब आप एक नए पायदान पे आ चुके हो ब्रेकआउट करके 600 का। तो
तो अब आपको फिर से सेटल होने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि आप एक घर से शिफ्ट करके दूसरे घर में आए हो। अब इस सोफ़ा कहाँ रखना है, बेड कहाँ पे रखना है, अलमारी कहाँ पे रखना है, ये थोड़ा सेटलमेंट वाला इशू हो रहा है। तो मार्केट के अंदर कुछ कुछ ही है, एक बार आप सेटल हो जाएंगे फिर आप आगे या पीछे बढ़ेंगे वो तब की तब देखेंगे। फिलहाल ये सेटलमेंट का विषय है। दूसरा पॉइंट है मार्केट के अंदर कल निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ, 7% का बिल्डअप हुआ है लॉन्ग साइड पे, ये अच्छा पॉइंट है। मार्केट के अंदर प्रीमियम भी है, ये दूसरा अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यह है कि आपके स्टॉप लॉसेस धीरे धीरे करके दूर होते जा रहे हैं आपसे। पहले आप 19,800 को मानते थे, फिर 20,000 को मानते हैं, अभी भी आप देखें तो 20,000 के आसपास के पक्के स्टॉप लॉसेस कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। किसी भी बुल रन के अंदर ऐसा ही होता है, एक पड़ाव आने पर साइडवेज फिर चलते हैं, फिर साइडवेज फिर चलते हैं। तो निफ्टी के अंदर अभी आप लॉन्ग रहें, आपको दो हिस्सों में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहना पड़ेगा। पहला 19,800 जिनके पास पोजिशनल और लंबा व्यू पॉइंट होता है, और जिनको बहुत छोटे वाला स्टॉप लॉस चाहिए उनके लिए 20,000 ही है। तो फिलहाल अभी आप लॉन्ग साइड पे खड़े रह सकते हैं जब तक दोनों चीजें ब्रेक नहीं होती। ये निफ्टी का हाल था। ठीक है, ये तो बात हुई निफ्टी पर। अब डिम्पी बताइए बढ़िया बात बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक्स जिस तरह की रेजिलेंस दिखा रहे हैं, ऊपर के कौन से लेवल्स हैं जो वॉच आउट करने भी चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी ने कल 46,000 पे क्लोजिंग दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल्स के हिसाब से। आप क्या करते थे कि स्विंग करते हैं, कल भी जब पहली बार स्विंग आपने नोटिस किया होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर पहले किया होगा, और स्टेबिलिटी भी कल बैंक निफ्टी के अंदर पहले आ रही थी। ये जो -8 देख पा रहे हैं ना, यही इसका सबसे बड़ा तोड़ है। ये क्या हो रहा है, अभी भी शॉर्ट सिस्टम में पड़े हुए हैं। और मैं बताऊं, अगर शॉर्ट्स करने वालों का सबसे पसंदीदा चीज हो रही है ना, वो बैंक निफ्टी होती है। इसलिए जैसे मार्केट थोड़ा ठीक होता है तो बैंक निफ्टी में से शॉर्ट्स भाग जाते हैं, लेकिन वो पावर नहीं आ पा रही है कि जहां पर बैंक निफ्टी भी बहुत तेजी से चल पाए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बैंक निफ्टी को आप क्रिटिकली वॉच करें, ये इंट्राडे स्विंग ट्रेड के बेनिफिट्स आपको जरूर देगी। शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर बार बार आ रही है, इसको कमजोर ना आंका जाए। अभी तो ये अपने आप को हील कर रहा है, जिस दिन चलेगा फिर बहुत जोर का चलेगा, इसलिए आज पे भी लॉन्ग रह सकते हैं। 45,800 आपके लिए क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में तो 10 बार आप छू सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये नहीं होता तो खास चिंता की बात नहीं है। जिनको थोड़ा डीप रखना है वो 45,600 भी रख सकते हैं, जैसे टिपिकल हम ब्रेकआउट देके आए हैं। एक चीज बस मैं और आपको बता दूं, एक बार मैंने आपको ये भी बताया था कि जब जब शेयर्स में बैन की संख्या बढ़ती है ना, तो एंजाइटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। 12 शेयर F&O बैन में वापस आ चुके हैं मिडल ऑफ दिस सीरीज के अंदर, तो एंजाइटी काफी है। आप 102 दिन और झेलिए इसको, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी भी आपको करनी होगी। एंजाइटी इतनी बार बोला है कि मुझे फार्मा स्टॉक्स की तरह जाना ही पड़ेगा। यार इतने डरावने शब्द ना बोलिए यार, आजकल वैसे ही इसीलिए सिप्ला चल रहा है, इसीलिए सन फार्मा चल रहा है। इतनी बार आज उन्होंने एंजाइटी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। फार्मा स्टॉक्स पे हम कॉल लेंगे अपने पैनलिस्ट से। नहीं अजी इन्हें डरावने शब्द नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ रखे हुए तो शब्द है। अरे आप चाहे तो एंजाइटी को हटा के मैं इसको हिंदी में बेचैनी कर देता हूँ, थोड़ी शांति हो जाएगी। एंजाइटी मतलब प्रिस्क्रिप्शन। बताइए कौन से 2 स्टॉक्स पे नजर? आप भावनाओं को समझिए, भाव को ना जानिए। वो स्टॉक तो बताइए जहां अच्छा भाव लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो बी से ही उसका पहला नाम है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, और ये शेयर के अंदर पोजिशनली थोड़ा अच्छी बन रही है। आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले ऑटो स्टॉक्स में एकदम से बस बन गया था, लेकिन ऑटो एंसिलरीज धीरे धीरे कल से अपने आप को नोटिस करवा रही हैं। कल आप ज़्यादातर कैश की भी ऑटो एंसिलरीज देखेंगे ना, वहाँ भी दम था। ये फ्यूचर्स का शेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। चार्ट आपकी जब स्क्रीन पर आएगा तो मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, ऊपर का एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो टिपिकली एक ब्रेकआउट का शेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ताज़ा खरीदारी वगैरह यहाँ पे अच्छी होती दिख रही है, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह भी ठीक है। ये वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, टिपिकली हमने मार्क कर रखा है, ब्रेकआउट है। दूसरा शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आप इसको ना शुक्रवार से जोड़िए ना ही मेरे से, लेकिन ये शेयर कल ही चलने लग गया था। कल हम नोटिस करवाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं करवा पाए, आज आपको नोटिस कराते हैं। इसके 2 रेजिस्टेंस एरिया हैं, पहला ऊपर वाला ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है सपोर्ट, और 2 हरे रंग की लाइन है लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। आप ये मान के चलिए 1,000 रुपए तक आते आते जब भी आपको मौके मिले ना, 20-30 रुपए का डिप मिलता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके रखिएगा। ये एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। ये एक दिन में नहीं देगा, ये 4-5 दिन में आपको अच्छे से ट्रेड दिलवा देगा, यानी कि आपको एंट्री दिलवा देगा। फिर बस आपको रिवॉर्ड की तैयारी करनी है, जो आपको इसी सीरीज के एंड में या तो अगली सीरीज की शुरुआत में जरूर मिलेगा।
चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिम्पी जी, आज आप सुबह आपको मिस कर रहे थे, हम इंजीनियर्स डे की बात कर रहे थे और इंजीनियर्स को अपने देश के इंजीनियर, ज़बरदस्त होनहार इंजीनियर जिन्होंने देश निर्माण में लगे हुए हैं। ढेर सारे ऐसे इंजीनियर्स हमारे मित्र हैं जो इंजीनियरिंग करके CFA CA करके मार्केट के निर्माण में लगे हुए हैं, और मैं सोच भी रहा था कि थोड़ा और पढ़ लिए होते तो शायद इंजीनियरिंग निकल जाते। आपकी कोई टिप्पणी इसके ऊपर? नहीं अजय, जब आप इंजीनियर्स के बारे में बोल रहे थे, आप राजीव जैन का एग्जांपल दे रहे थे, मैं उसी समय सुन रहा था आपको, और मेरे को लगता नहीं कि मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है। आपने अपने आप में कंप्लीट कर दिया सारी बात। सही बात है ये। चलिए आगे चलते हैं। प्रशांत जैन, माफ कीजिए, प्रशांत जैन। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात ज़्यादा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एम्बेरसमेंट हो जाएगा। देखिए संतोष जी हैं हमारे साथ, राहुल घोष हैं, और भी हमारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे। संतोष, आपको कल हमारे कुछ पैनलिस्ट याद कर रहे थे क्योंकि कल हिंदी दिवस था। किसने कहा, किसी एक पैनलिस्ट ने कहा कि मेरा फेवरेट शब्द जो मेरा पसंदीदा संतोष है, तो मुझे आपकी तुरंत याद आई। डिम्पी ने कहा था, मैंने ही कहा था अजय, वो मैंने ही कहा था कि मेरा फेवरेट शब्द संतोष और शांति है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। संतोष जी आज आ गए और राहुल जी भी हैं। आप में से दोनों में कोई इंजीनियर है क्या, बाय एनी चांस? संतोष जी, राहुल जी? राहुल जी, क्या बात है, क्या बात है, आप इंजीनियर्स डे पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये मेरा एनालिसिस सही था कि इंजीनियरिंग करके जब आप बाजार का रुख लेते हैं तो एक लॉजिकल और बहुत एनालिटिकल माइंड हो जाता है? क्या ये सच है? वो तो कहना बहुत मुश्किल होगा। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बट इफ ऑनेस्टली आप मुझे पूछेंगे तो मेरा जो इंजीनियरिंग डिग्री था, आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा योगदान है उसका फाइनेंशियल मार्केट में जो अभी मैं कर रहा हूँ, इन ऑल ऑनेस्टी। अरे आप तो डिप्रेस करने वाली बात कर रहे हैं। नहीं है योगदान, आपको पता नहीं है। नहीं, स्किल एनहांसमेंट तो होता है राहुल, आई एम श्योर होता होगा। वो अपना अभी वो जो है मान नहीं रहे, लेकिन इतने शानदार एनालिस्ट हैं, ऑप्शन में दिन भर ऑप्शन में काम करते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो चलिए बताइए, इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कल ऑफ हाइज बंद हुआ, लेकिन क्रिटिकल लेवल्स को मजबूती से पकड़ के रखा, 20,000 और 46,000। यहां से क्या लगता है? संतोष आप ही बता दिए। जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल जी हमारे साथ है तो स्पेशली उनको। ये मार्केट की बात करें तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऑप्शन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब तक उसके ऊपर है तो व्यू बुलिश ही रहेगा। ऊपर 20,300 तक शायद हम जा सकते हैं, इवन 500 तक भी जा सकते हैं। बैंक निफ्टी को वॉच आउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 46,300 ऑल टाइम हाई है, वहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि थोड़े से एल्गो ट्रेड्स प्ले हो रहे हैं, क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड्स यूएस की इंचअप कर रही है। लेकिन जिस दिन इसने 46,300 क्रॉस किया, एक 400 से 500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। नीचे में 45,800 सपोर्ट है, उसके नीचे फिसलता है तो फिर शायद एक प्रॉफिट बुकिंग भी बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। ऊपर में 46,300 के ऊपर कोई ट्रेड करना चाहिए, नीचे अगर 45,800 ब्रेक होता है तो कोई ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी में अभी खरीदारी का रुख बना सकते हैं। नीचे आप 2020 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, 20,020 का, और ऊपर में 20,300 का टारगेट रहेगा। कुल 20,300 का टारगेट। अरे बीदा 200 जो के करीब से जो टॉप आउट हुआ था वो क्रॉस करना जरूरी रहेगा। राहुल ये बताइए, कौन से स्टॉक्स पे आप ट्रेड लगाएंगे आज? तो दो स्टॉक्स जो आज सजेस्ट करने वाले हैं वो है पीएफसी और एबीबी। बट उसके आने से पहले एक चीज दर्शक ध्यान में रख सकते हैं कि जिस दिन निफ्टी करेक्ट हो रहा है ना, या हाई से उसका सेल ऑफ हो रहा है, उस दिन में आप देखेंगे इंडिया विक्स भी राइज कर रहा है। तो जिस दिन इंडिया विक्स भी राइज कर रहा है और निफ्टी भी राइज कर रहा है, आप नोटिस करेंगे उस दिन निफ्टी इज नॉट एबल टू सस्टेन और दी हाइज। बट जो पॉजिटिव पॉइंट है कि करेक्शन जो होगा या प्रॉफिट बुकिंग जो होगा वो छोटे नजरिया का होगा, इट वुड बी स्मॉल इन नेचर, क्योंकि जो पुट राइटिंग हो रहा है अभी भी इन द मनी में ही पुट राइटिंग हो रहा है। पीएफसी और एबीबी दो लॉन्ग स्टॉक्स है। पीएफसी अबव 283 बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 260, और 299 एंड 314 होगा टारगेट। एबीबी भी 4387 के ऊपर बाय है, स्टॉप लॉस होगा 4245 और टारगेट होगा 4550। ओके, ठीक है, नाइस ऑब्जर्वेशन। यानी आप कह रहे हैं कि रेंज कहीं ना कहीं बहुत नीचे का गैप नहीं है। आप एट द मनी की ही कॉल्स हैं जहाँ पर पुट राइटिंग बड़ी हो रही है, और आपकी कुछ कॉल्स जो हैं वो कैपिटल गुड स्पेस से, एबीबी आपकी एक कॉल और दूसरी पीएफसी आपकी पावर स्पेस से कॉल। ठीक है, अब पैनल पर हमारे साथ आयुष मेहता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आयुष, मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेड्स क्या हैं आज के?
वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल होंगे। हमने लास्ट शो में भी पीएसयू स्टॉक्स के बारे में बात की थी, तो मेरा फर्स्ट स्टॉक यहाँ से यूनियन बैंक के ऊपर होगा। अगर हम यूनियन बैंक की बात करें तो इसकी वीकली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और मंथली चार्ट पे इसके हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो यूनियन बैंक को हमें ऐसे बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 100 रुपीज। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 9150 का। सेकंड स्टॉक होगा मेरा एसबीआई लाइफ पे। अगर हम एसबीआई लाइफ की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी थोड़ा सा स्कोप बाकी है, तो एसबीआई लाइफ को हमें यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1420। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 1320 में। इसके वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। इंट्राडे चार्ट पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट आ चुका है और डेली चार्ट पे एक फ्लैग फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट अभी भी अवेटेड है। तो मुझे लगता है यहाँ से ये 2 स्टॉक को हमें लेके चलना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, एक तो यूनियन बैंक, दूसरा एसबीआई लाइफ, ये दोनों शेयर्स के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर अच्छे से नोट कीजिएगा। संतोष सर गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपके शेयर्स कौन से हैं? जी डिम्पी गुड मॉर्निंग। आपने एंग्जाइटी की बात की तो आपकी एंग्जाइटी दूर करने के लिए मेरा शेयर है मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट। इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर आपने बता ही दिया है, बहुत ही शानदार हो रहा है और टेक्निकली यहाँ पे क्लासिकल पेंडेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। स्टॉक 2-3 दिन कंसोलिडेट किया था। फ्राइडे मूड में आ गए हाँ संतोष जी, आप कैसे डिम्पी जी का मूड कैसे पढ़ लिया आपने कि फ्राइडे का मामला है? तो और शक्ल से इतने सीधे लगते हैं, है नटखट। उनके एंजाइटी लेवल भी समझ लिया। हाँ, मैकडॉनल्ड्स हमने भी दिया है, नहीं मैकडॉनल्ड्स हमने भी दिया है और संतोष ने जी भी दिया है, तो 2 हो गए मैकडॉनल्ड्स। 3 की जरूरत होती है ना। चलिए उस डायरेक्शन में ज्यादा नहीं जाएंगे। बताइए क्या टारगेट दिखते हैं आपको संतोष जी मैकडॉनल्ड्स के? मैकडोवेल में 1100 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है, 1050 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन कोई पोजीशनल बेसिस पे रखना चाहे तो इसमें मुझे लगता है 1200 प्लस तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक आपने अजय जी हाईलाइट किया था कि जो लैंडिंग से रिलेटेड कंपनी है उन पे फोकस रखना चाहिए, तो टेक्निकली भी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट बहुत अच्छा हो रहा है। एक क्लासिकल असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो लग रहा है कि यहाँ से और मोमेंटम पकड़ेगा। 777 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और 710 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग और यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो ये तो हो गई सारी हमारे तीनों पैनलिस्ट की आज की रिकमेंडेशंस। अब हमारे साथ पैनल पर हमारी इन हाउस रिसर्च टीम आशीषा है जो आज के स्टॉक्स एंड न्यूज बताएंगी और ममाक्षी बताएंगी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स। आज शरद नहीं है तो आशीषा उनकी जगह आज हमें स्टॉक्स एंड न्यूज बता रही हैं। आशीषा बताएं। मॉर्निंग। जी हाँ, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। FTSE और सेंसेक्स रीजिक एडजस्टमेंट होगा जिसके चलते स्टॉक पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा जेबी केमिकल्स स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था और उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आज शेयर्स खरीदने का लास्ट डे होगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। टेक्समैको रेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है, फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा, इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। और हैप्पीएस्ट माइंड्स नियरली 20% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल जो लॉक इन था वो आज लॉक इन खुल जाएगा। इन शेयर होल्डर्स अब शेयर्स बेच पाएंगे, इसके चलते इस स्टॉक पर भी कुछ सेलिंग एक्शन देखने को मिल सकता है, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा एनबीएफसी स्टॉक्स पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। आरबीआई ने कल अपर लेयर एनबीएफसीज का लिस्ट जारी किया है। बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग और श्रीराम फाइनेंस का नाम है, जिसके चलते इन एनबीएफसीज पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज, याद रखें कल कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे कंडक्ट किया है कंपनी की कुछ ऑफिसेस और सब्सिडरी कंपनीज की कुछ ऑफिसेस पर। ऑपरेशंस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेशन आती हुई नजर आई जिसके चलते एल्केम लेबोरेटरीज पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग कंपनी ने जॉइंट वेंचर में एक बिड किया था, कंपनी अब लोएस्ट बिडर के तौर पर निकल कर आया है। टोटल अबाउट 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, लेकिन कंपनी का शेयर 100 करोड़ के आसपास है, तो इस ऑर्डर विन के चलते पटेल इंजीनियरिंग पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। स्ट्राइड्स फार्मा को कंपनी को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है एक ड्रग के लिए। करीब 1345 मिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट पोटेंशियल है ये ड्रग का, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। लास्टली सियाराम मिल्स, याद रखें कंपनी ने बायबैक कुछ समय पहले अनाउंस किया था। बायबैक प्राइस जो पहले 650 रुपीज़ प्रति शेयर थी वो अब बढ़ाकर 720 रुपीज़ प्रति शेयर कर दी है।
साथ ही साथ कंपनी ने बाईबैक साइज घटा दी है। कंपनी पहले 16.61 लाख शेयर्स बाईबैक करने वाली थी, वो अब घटाकर 14.99 लाख शेयर्स कर दिया है। तो बाईबैक प्राइस बढ़ाई है लेकिन बाईबैक साइज घटा दी गई है, जिसके चलते सियाराम मिल्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। ठीक है, ये कुछ एक खबरों वाले शेयर्स थे जो कि आशीषा आपको बता रही थी। अब ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जरा वमाक्षी से पता कर लेते हैं। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आप आज की रिपोर्ट्स क्या हैं? बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम टाटा मोटर्स के साथ। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि नेक्सॉन की प्राइसिंग जो है वो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रही है और इनफैक्ट ये टॉप एसयूवी भी बन सकती है। इनका कहना है कि मेजर फेसलिफ्ट के चलते कंज्यूमर सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आ रहा है और वैल्यूएशन भी काफ़ी आकर्षक है और इसी के चलते नोम्यूरा ने टाटा मोटर्स पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा और एक ऑटो प्लेयर M&M फोकस में रहेगा। CLSA कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है इस पर हम नज़र करेंगे। तो कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की गाइडेंस को रीआइटरेट किया है। उनका कहना है कि मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर इश्यूज जो है वो अब पीछे रह चुके हैं और ओवरऑल उनको जो बुकिंग्स आ रही है वो प्रोडक्शन से काफ़ी बढ़कर है। ट्रैक्टर बिजनेस भी करीब लो सिंगल डिजिट्स में ग्रो हो सकता है FY23 में, ऐसा इनका कहना है। और ओवरऑल उनकी जो सब्सिडरीज हैं इनसे काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते CLSA ने M&M पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा APL अपोलो ट्यूब्स पर भी हम फोकस करेंगे। नुवामा का कहना है कि कंपनी एक लीडर है फास्ट ग्रोइंग स्टील ट्यूब्स में। उनका जो फोकस है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर, ये इनके मार्जिन्स को एक्सपैंड कर सकता है। ग्रोथ आगे चलते और भी एक्सेलरेट होते हुए नजर आ रही है और इनफैक्ट उनका कहना है कि वैल्यूएशंस ये काउंटर में हाई रह सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते नुवामा ने APL अपोलो ट्यूब्स पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। TCS पर स्पार्क कैपिटल का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो सुधर रहा है, क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। कंपनी कंपटीशन के बीच काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। इनफैक्ट वो मार्केट शेयर भी अपना सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और रिटर्न रेशियोज भी पीयर के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। तो इसी के चलते स्पार्क कैपिटल ने TCS पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, ऐड की राय दी है रिड्यूस की राय से और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 3760 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे टीटागढ़ रेल पर। HSBC का कहना है कि रोबस्ट कोर इंडस्ट्री वॉल्यूम ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, वैगन ऑर्डर्स मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी सुधरती हुई नजर आएगी। कैपिटल वर्किंग कैपिटल के टर्म्स भी प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी बेहतर है। तो ऑल इन ऑल HSBC ने टीटागढ़ रेल पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 900 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। बहुत बढ़िया काम किया, टीटागढ़ में काफ़ी अच्छी बाइंग भी चल रही है। शुक्रिया आशीषा और वमाक्षी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संतोष मीना, राहुल घोष और आयुष के साथ ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। राहुल, टाटा मोटर्स के चार्ट को जरा आप देखिए हमारे बिहाफ पे। टाटा मोटर्स में अगर आप बाकी ऑटो स्टॉक्स देखें उतनी बड़ी चाल नहीं आई है और ये जैसे कहते हैं कि एक होप बनती रही कि बहुत जोर से चल जाएगा 700-800 रुपये, 600 सवा 600, इसका 6 महीने का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब। ये टॉप आउट होके थोड़ा सा नीचे आ गया है। ये देखिए फ्लैट, इनफैक्ट ये चैनल है, 3 महीने से तो एक चैनल में ही चल रहा है। ये देखिए 650 पे घुमा था, आज ये वहीं 620। ये चैनल ब्रेकआउट किस लेवल्स पे कर सकता है? क्या इसके अंदर इमीडिएट ट्रेड है क्या? मैं आपको शैलेश चंद्रा की कमेंट्री भी सुनवाऊंगा, नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इस पे एक ट्रेड बता दीजिए पहले राहुल। अभी भी बुलिश ही है क्योंकि आप नोटिस करेंगे जो करेक्शन आया परसों को और लास्ट 1-2 दिन से मोर और लेस फ्लैट ट्रेड कर रहा है, वो 20 डे EMA पे सपोर्ट लेके और एक प्रीवियस बाय जोन के सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर ट्रेड पर से आपको एंटर करना है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा 640 के ऊपर ही एंटर करना चाहिए, अभी करंट प्राइस पे नहीं, क्योंकि 640 तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है स्टॉक में। तो आप आफ्टर 640 आप लॉन्ग एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 621 का। नेक्सॉन ऐसी गाड़ी जिसने टाटा मोटर्स को एक बिल्कुल ही अलग कंपनी बना दिया, काफी सक्सेसफुल रही, कई सालों से रोड पर है और इसकी फिर EV आई और आज ये दोनों नए अवतार में हैं। पर क्या खासियत है इसमें, इसके बारे में और बताएंगे टाटा मोटर्स के MD PV और EV के लिए जो है मिस्टर चंद्रा, शैलेश चंद्रा। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या चीज इन गाड़ियों को अलग बनाती है और आपने क्यों सोचा कि अभी ये चेंज करने चाहिए? देखिए, नेक्सॉन जो है वो पहली बार मार्केट में 2017 में प्रस्तुत की गई थी और उस समय से आज तक नेक्सॉन की जर्नी और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है और उसका 2-3 कारण रहा है।
पहली तो इसकी डिज़ाइन वो बहुत ही यूनिक है। जब 2017 में हम लोगों ने लॉन्च किया था तो इसकी स्टाइलिंग, स्पोर्टीनेस, कूपेश काइंड ऑफ लुक जो थी वो लोगों को आश्चर्यचकित किया उसने। पहले इमीडिएटली लोग इसके लव में नहीं आए, बट धीरे धीरे उनका जो प्यार है वो बढ़ता गया और आज के दिन में वो डिज़ाइन, सेफ्टी में एक बहुत बड़ा मिसाल इसने कायम किया, 5 स्टार सेफ्टी लाकर। तो सेफ्टी के लिए जानी जाती है, इसकी यूनिक स्टाइलिंग के लिए जानी जाती है और तकनीक जो है हमेशा से नेक्सॉन में उसके अपने सेगमेंट के हिसाब से हमेशा 1-2 नॉच ऊपर रही है। तो जब हमने देखा कि भाई अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे टाटा मोटर्स पे ट्रेड हमने आपको सुनवा दिया और ये खास बातचीत सुमित चतुर्वेदी हमारे सहयोगी नई दिल्ली से बात कर रहे थे शैलेश चंद्रा से। लेकिन बाजार की बातचीत को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं बात करने के लिए बाजार पे। निकुंज, गुड मॉर्निंग। मैं मिड कैप स्मॉल कैप से स्टार्ट इसलिए करूंगा क्योंकि कल भी उन्होंने डेज हाई पे बंद हुए 1-1.25% गेन्स के साथ और वो जो डर जो था वो बहुत ही टेम्परेरी था। उसके बाद 2 बैक टू बैक दिन हमने देखे कि स्ट्रेंथ वापस आ गई है। तो आपने बाजार के रिएक्शन को कैसे देखा? कहीं आपकी नज़र ब्रॉडर मार्केट्स में जो आपको थीम अच्छे लग रहे हैं? शायद एक कोला कंपनी का ऐड है कि डर के आगे जीत होती है ना, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप मार्केट में ना डरें। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर सबका मानना है, सबका मानना है, फ्लिक्सवुड का मैं नोट सुबह देख रहा था कि उनके अंदर इस समय वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो जब वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता है तो उसके अंदर मोमेंटम होता है। मोमेंटम आज रुके कल रुके बोलना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से मिड कैप के अंदर एक तरफा जो मूव था वह खत्म हो गया है। अब वॉलेटाइल मूव आएगा। वॉलेटाइल मूव क्या होता है जी? गुड मंडे, बैड ट्यूसडे, फ्लैट वेंसडे, पावरफुल थर्सडे एंड ऑलमोस्ट अ रेंज बाउंड फ्राइडे। इस तरह के मूव्स आएंगे जहाँ पे मिड कैप अब 2 तरफा मूव करेंगे। इंट्राडे मूव्स आपको देखने मिलेंगे, आपको गिव एंड टेक मिलेगा। बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि जब इस तरह के बड़े सेल ऑफ के 2-3 पैचेस आते हैं तो मार्केट के अंदर नए बायर नए सेलर आते हैं। तो ऐसा नहीं है बायर एकदम भाग गया और ऐसा नहीं है कि नए सेलर नहीं आए। तो एक तरफा हम देख रहे थे कि मूव आ रहा था, कोई बेचना ही नहीं चाहता था, बिकॉज रोज प्राइस चल रहा था। मगर मिड कैप स्टॉक्स क्योंकि दे आर डोमिनेटेड बाय HNI इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, जब वॉलिटिलिटी आती है तो उनका व्यू भी बदलता है। तो मुझे लगता है इनके अंदर वॉलिटिलिटी आएगी, न्यू बायर एंड न्यू सेलर्स विल कम, द ट्रेंड मे बी अप बट इट विल बी द अंडरलाइन टोन एंड टोनालिटी ऑफ द स्टॉक्स विच विल चेंज। एक तरफा चलते थे यूँ, अब ये यूँ ऊपर नीचे जाएंगे। तो वॉलेटिलिटी रहेगी मिड कैप स्पेस में कुछ। लेकिन उस दिन आप बोल के गए थे कि इस वक्त डिफेंसिव आपको लग रहा है बैंक्स, और हमने देखा है बैंक्स चल रहे हैं, PSU बैंक्स भी चल रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स है जहाँ बने रहे मिड कैप में के लिहाज से भी? जी हाँ, मेरे को अभी भी लगता है कि बैंक्स में अभी भी फंडामेंटल टेलविंड अच्छी है। मुझे अभी भी लगता है कि बैंक सस्ते हैं। अगले 3-4-5 क्वार्टर की अगर आप बात करें तो बैंक्स में मुझे लगता है अभी भी रुख अच्छा रहना चाहिए। निकुंज, गुड मॉर्निंग। निकुंज, अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी रहनी है तो कोई नए सेक्टर इमर्ज होकर आ सकते हैं क्या? जैसे फार्मास्यूटिकल्स पे काफ़ी लोगों को ट्रस्ट है कि ये नया सेक्टर होगा जो कि लॉन्ग टर्म पैसा बना के देगा। डिम्पी, फ्रैंकली बहुत कम सेक्टर्स इस समय ऐसे आप टेबल थम करके बोल सकते हैं कि वह सस्ते हैं, वह अच्छे हैं और जिनके अंदर री रेटिंग इस समय हो सकती है। ऐसे बहुत कम सेक्टर्स इस समय बचे हैं डिम्पी। मगर मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि कहाँ पर थोड़ी अंडर ओनरशिप है तो अजय मीडिया क्षेत्र लगता है विद द डिस्क्लोजर दैट BCCL इज़ अ मीडिया कंपनी। मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, जो हम देखते हैं कि जिस प्रकार की एडवर्टाइजिंग हो रही है बोथ ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज अब इनके डिजिटल मॉडल्स बड़े हो चुके हैं। डिजिटल फेस्टिवल सीज़न के पहले हम ज़रूर देख सकते हैं कि इनके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट मीडिया के अंदर इस समय एक टेलविंड बनी रहा है। सब ऑटो कंपनीज हमें बोल रही हैं कि वह इन्वेंट्रीज बिल्टअप कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सितंबर का डिस्पैच नंबर अच्छा आएगा, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि इस समय नज़र रखनी चाहिए। मगर कोई एकदम बोले कि भाई क्या लगता है, क्या इस समय आपको लगता है री रेटिंग हो सकती है, मार्केट में एक समय आता है जब आपके पास ऑप्शंस टू बाय आर मोर, मार्केट में एक समय आता है व्हेन ऑप्शंस टू सेल आर मोर, मार्केट में एक समय आता है जब आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आई थिंक इन माई बुक, इन माई अंडरस्टैंडिंग,
आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ न्यू ट्रेंड. हो सकता है ये बहुत हो अच्छी सकता बात है कि बोली। मंडे को व्यू बदल जाए, पर टुडे आई एम स्ट्रगलिंग टू आपने फाइंड जो बोला निकुंज, कल कुछ और स्ट्रेटेजिस्ट और फंड मैनेजर्स भी चैनल पे थे, वो एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि बहुत खोजना पड़ रहा है डीप वैल्यू निकालने के लिए. सब फेयर वैल्यू या स्लाइटली अबव फेयर वैल्यू. देखिए, मार्केट के अंदर कोई रूल बुक नहीं है कि आपको रोज रोज act करना ट्रेड है। करना है. मार्केट के अंदर कोई रूल बुक नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करना है. तो जब व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग, डोंट ट्राई टू बी क्यूट. सही. बहुत शुक्रिया निकुंज, आप ऑलरेडी फ्राइडे मूड में हैं. स्क्रीन को देखिए, इमीडिएट एक्ट मत करिए, जब समझ में आए तो ही एक्ट करिए. बहुत शुक्रिया निकुंज. देखिए, बाजार इस फेज में है जब आपको कंपेलिंग ट्रेड या कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया ना मिले तो ऑब्जर्व करिए, बाजार को पढ़िए, लिखिए, रिसर्च करिए, अपनी धार तेज करिए. रोज आपको पेड़ काटना ट्राई नहीं करना है. लेकिन विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए. विवेक, मीडिया क्षेत्र की बात करूंगा मैं, क्योंकि निकुंज उस सेक्टर को रेडार पे डाल के गए. इसमें है एक सन टीवी, इसमें है एक जी टीवी, इसमें है डीबी कॉर्प और शायद जागरण प्रकाशन. ये 4 नेम जो है मैं आपके सामने लेके आऊंगा. जी में सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जिस कुछ ट्रिगर्स की बात करें, डीबी कॉर्प के बारे में बात करते हैं. 5 स्टेट इलेक्शंस हैं आगे, उसके बाद जनरल इलेक्शन है, और हमने देखा है कि इस दौरान जो वर्नाक्युलर, जो देसी भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी के इनका काफ़ी अच्छा सर्कुलेशन है. इन सब में एड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और प्लस जो डिजिटल है, कई पेपर्स, न्यूज़पेपर पोर्टल्स का, उनका डिजिटल भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. क्या वैल्यूएशन आपको जागरण के या डीबी कॉर्प के अट्रैक्टिव लग रहे हैं बेट लेने के लिए, या आप अवॉइड करेंगे? देखिए, जागरण में अवॉइड करूंगा, लेकिन डीबी कॉर्प डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 250 जा सकता है. अब जहां तक आप एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहे हो, देखिए, इनफैक्ट ईटी स्वदेश पे भी मैं दिन भर कभी राजस्थान का ऐड, कभी दिल्ली का ऐड, कभी पंजाब का ऐड देखते रहता हूँ. तो ये जब इलेक्शन सीजन आता है ना, ये एक स्टिमुलस पैकेज होता है एक तरह का इकोनॉमी के लिए, और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डेफिनेटली मीडिया एक सेगमेंट होता है. तो मुझे लग रहा है कि डीबी कॉर्प ठीक है, अच्छा लग रहा है. और उसके अलावा देखिए, मैं थोड़ा सा ना इस बाजार में, जैसे अभी निकुंज कह रहे थे कि ढूंढने में तकलीफ हो रही है कि क्या ले बाजार में, और ऐसे माहौल में थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रेरियन रहे और आप में पेशेंस हो तो जी और भी बेटर बेट हो सकता है, क्योंकि उसका जो रीच है, वापस रीजनल और नेशनल जो रीच है, मेरे हिसाब से ये जो हैंगओवर जैसे ही खत्म हुआ, ये आज ना, मतलब आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा. ये नहीं है कि परमानेंटली चलने वाला, तारीख पे तारीख आती रहेगी, ये कभी ना कभी खत्म होगा. और जब जिस दिन ये खत्म होगा, आपको दिखेगा कि ये 400 भी आपको दिखा देगा स्टैक. तो जी मेरा फर्स्ट बेट रहेगा. सेकेंड बेट डीबी कॉर्प रहेगा, और उसके अलावा अनलिस्टेड स्पेस है ज्यादातर, इसके लिए बोल नहीं सकते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो सब जगह चलने वाले हैं, मतलब स्वदेश पे भी चलते हैं. सर नजर मत लगाइए, बढ़िया काम कर रहा है. 2 बातें हैं. दूसरी बात ये कि पहली बात वो, दूसरी बात ये कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे दिन स्वदेश देखते रहते हैं. बहुत अच्छी बात है, आप हमें सराह रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. राहुल जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे इस बात पे, आप नहीं देखते क्या? कोई बात नहीं, हम आपको भी मना लेंगे, हम मना लेंगे कि आप फोर्स करेंगे, हम आपको जबरन नहीं, लेकिन अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क से, कि आप 24 घंटे स्वदेश देखें. हमारे साथ हमारे पुराने मित्र और प्रेमी हमारे चैनल के बहुत सपोर्टर रहे हैं, कुणाल जी, वो भी आ चुके हैं. कुणाल, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आप आज स्वदेश? पुराना तो नहीं हूँ, नया ही हूँ. पुराने बाजार में तो 20 साल से ज्यादा है, और हम लोग के साथ आप कब से, आई थिंक 10 साल से ज्यादा एसोसिएटेड हैं. 6-7 साल हो गए. 6-7 साल तो बड़ा ही समय है. गाड़ी हो जाती है मित्रता इतने दिन में. तो बताइए, तो क्या स्टॉक्स लेके आए हैं? एक खाली ट्रेंड बताऊंगा बैंक निफ्टी में, जो लास्ट 10 डेज में हम देख रहे हैं, और ये कंप्लीटली डिफरेंट है जुलाई सीरीज से. 31% ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है बैंक निफ्टी में. ये हम कहेंगे मैसिव ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन है, शॉर्ट कवरिंग है बैंक निफ्टी में, जो लास्ट जुलाई सीरीज में भी हमने नहीं देखी थी, जब बैंक निफ्टी ने 46,000 तो लोगों ने अपने शॉर्ट काट लिए. मेजॉरिटी मेजर शॉर्ट्स कटिंग हो रही है बैंक निफ्टी में. उस वजह से बैंक निफ्टी में एक हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट राउंड ऑफ आउट परफॉर्मेंस आ रहा है. निफ्टी में ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है. तो दोनों ही अलग ट्रेंड्स है. लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके लिए हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट गेन्स आते हैं, बट शॉर्ट बिल्टअप में मेजॉरिटी प्राइस एक्शन पिकअप हो जाती है. इस लिहाज से मैं 2 स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा बैंकिंग स्टॉक्स में से. पहला पिक रहेगा मेरा यूनियन बैंक पे. 94 के आसपास स्टॉक ने क्लोज किया था.
ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है, तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 104 का टारगेट रख सकते हैं यूनियन बैंक पे, और स्टॉप लॉस 89 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक क्लासिकल साइन ऑफ अ ब्रेकआउट है, 2022 के हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, 107 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 114 का टारगेट रख सकते हैं, 103 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके तो यहाँ पर आपने बैंक्स ही लिए क्योंकि आप यहाँ पर अच्छी तेजी, बड़ी तेजी देख सकते हैं। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया यानी मिड कैप पीएसयू बैंक्स आपने लिए हैं। शुक्रिया कुणाल ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए, और डेटा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि अच्छी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको बैंक्स में दिख सकती है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जहाँ पॉसिबल ट्रेड्स क्या है। देख रहे हैं इस वक्त बाजार में डिफेंसिव बेट्स इतनी चल भी नहीं रही, लेकिन एक फार्मा स्पेस से पॉजिटिव न्यूज़ भी है और एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। अल्केम लैब यहाँ पर इनफैक्ट एक दिन पहले ही आया था कि यहाँ पर कुछ आईटी डिपार्टमेंट के कुछ सर्वेज भी हो रहे हैं उनकी कुछ कंपनीज और प्रेमाइसेस में, उसको लेकर न्यूज़ आई है। तो क्या ये एक प्रेशर पड़ सकता है अल्केम लैब पे? कल तो कोई बड़ा इंपैक्ट आपको नहीं दिखा, क्या आज स्टॉक इस न्यूज़ पर रिएक्ट कर सकता है? संतोष, अल्केम लैब। प्रियंका, अल्केम लैब के चार्ट की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है और अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 3600 इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी और एक बहुत अच्छा बेस भी है, तो इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, किसी भी वजह से अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है तो स्टॉक में उछाल और शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल सकती है, तो अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही फार्मा स्पेस से अगर दूसरी बेट्स ढूंढनी हो, हालांकि टिल्ट बाजार का इस वक्त अग्रेसिव सेक्टर्स पर है, बैंक्स चल सकते हैं, मेटल अच्छी तेजी में है, पर फिर भी स्पेसिफिक ट्रेड्स अगर ढूंढने हो, स्ट्राइड्स फार्मा को एक यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है, तो राहुल क्या आप इस ट्रिगर पे स्ट्राइड्स फार्मा में आज एक्शन देखते हैं? तो स्ट्राइड्स की बात करें तो इस लेवल पे लॉन्ग लेना नहीं मुनासिब होगा, थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि थोड़ा मूविंग एवरेज से दूर है, तो वी वोंट रेकमेंड टेकिंग लॉन्ग ओवर हियर। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कल हमने देखा कि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग थी, बॉम्बे डाइंग लेड थी, लेकिन इसके अलावा भी डीबी रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अजमेरा, मान इंफ्रा, ओब्रॉय, इन सब में अच्छी बाइंग दिखाई दे रही थी। विवेक, आप मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक में किसी पे बेट करना चाहेंगे जो आपको वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा हो, उतना चला नहीं है, या चला है तो रीजन से चला है, अर्निंग भी साथ में बढ़ रही है? लोधा तो 80-90 टाइम्स फॉरवर्ड हो गया है, तो ये लोगों को महंगा लगने लगा है थोड़ा। देखिए, दो कंपनी बोलना चाहूंगा जो रियल एस्टेट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही कनेक्टेड है। पहली कंपनी रहेगी नेस्को, NESCO। ये आप देखोगे कि रियल एस्टेट मतलब कई होल्ड करता है, आईटी पार्क्स चलाता है, हॉस्पिटैलिटी में भी है, और कल का रिकवरी भी आप देख लीजिए, मतलब लो से करीबन 5-1% रिकवरी हुआ है। और मैं कह दूं मतलब एक स्मॉल कैप होने के बावजूद ये अभी तक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और हो सकता है कि जब मार्केट इस पे ध्यान देना चालू करेगा तो ये बहुत तेजी से दौड़ेगा। तो नेस्को एक बाई रहेगा मेरी तरफ से, और रियल एस्टेट प्ले भी है और हॉस्पिटैलिटी भी है, होटल्स भी चल रहे हैं। तो एज ए डिस्क्लोजर मेरा अच्छा खासा पर्सनल होल्डिंग भी है इस कंपनी में, तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली बहुत बढ़िया काउंटर है, जीरो डेट है। और एक और थोड़ा सा आपको लंबे समय के लिए देखना पड़ेगा रियल एस्टेट में ही, ये है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। मतलब कंपनी की कई बार चर्चा होती है मीडिया में भी, लेकिन स्टॉक कभी चला नहीं है। करीबन 160-170 गया था, उसके बाद में 90-80 जाके अब फाइनली ये 117 पे चल रहा है। तो जब ये कल बॉम्बे डाइंग का डील हुआ है, इसका आप अगर अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज देखो, और जहां तक मुझे ध्यान है इन्होंने ऑलरेडी मतलब एक समझौता कर लिया है एक रियल एस्टेट बड़े ब्रोकर के साथ कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो इनको बेचना है, और इनका जो प्रॉपर्टी है इस स्टॉक के एटलीस्ट 4-5 टाइम्स वैल्यूएशन का वो लैंड है, वो पुणे के साइड में है। तो अगर वो होता है, अब ये कब होगा, कल होगा, 1 साल बाद होगा, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब भी होगा ये स्टॉक आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी ले सकते हो, लेकिन इसको तो रनिंग बिजनेस है, वो तो अभी भी ले सकते हो। ये बहुत अच्छे स्टॉक्स आपने डिस्कस किए, बड़े डिफरेंशिएटेड स्टॉक्स हैं, और ये कारवां साहब हमारे जो है एक से एक बढ़िया स्टॉक्स लेके आते हैं जो अक्सर फोकस में नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह से मूड जो है हमारे शो का, हमारे पैनलिस्ट का, हमारे सहयोगियों का, को एंकर्स का थोड़ा फ्राइडे के हिसाब से हो रहा है। डिम्पी जी का ऑफिस आने का मन ही नहीं कर रहा था, खींच के किसी तरीके से आए, नहाए धोए, कपड़े पहने, गाड़ी में बैठे और आए कि अब बहाना दे रहे हैं कि बारिश बहुत हो रही थी। देखें, हमने चेक किया तो पता चला वाकई सच है ये देखिए बढ़िया तेज़ हवाएं चल रही हैं दिल्ली में, और
खूब जम के बारिश हो रही है और पकौड़े और चाय का स्वाद लेना बहुत बनता है, लेकिन डिम्पी जी अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आज समय पे आ सके। लेकिन मज़े ले लीजिए आप सब लोग, जिन लोग को हमारे व्यूअर्स घर से बैठ के देख रहे हैं वो मज़े तो ले सकते हैं ना। दिल्ली में बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया मूड हो गया है। डिम्पी, आज 2 बजे के बाद आप हैं ना ऑफिस में? बिल्कुल हाँ बिल्कुल है सर, अभी तो 3:30 बजे तक रहेंगे जब तक मार्केट है। चलो अच्छा, वीकेंड मनाया जाएगा बढ़िया, मैकडॉवेल चाय पकौड़े जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा फ्लेवर दिखा दिया दिल्ली का, एनसीआर में बरखा बाहर। आयुष, आरबीएल बैंक ने कल भी अच्छी चाल दिखाई, और अगर आप 1 महीने 1.5 महीने का चार्ट देखें, जब से उनके ऊपर M&M का साया पड़ा है, छोटा सा परचेज की उन्होंने, आरबीएल बैंक में बाय ऑन डिप्स अच्छी आ रही है। 1 महीने का 3 महीने का चार्ट दिखाइए, किस लेवल पे इस पर ट्रेड लगाना चाहिए अगर ये रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है? करीब 5% चला इस महीने। अगर हम आरबीएल बैंक की बात करें तो डेफिनेटली जो हमें सेल ऑफ देखने मिला था उसके बाद से एक बाउंस बैक हमें स्टॉक में डेफिनेटली मिला है। लेकिन अगर हम इसके इंट्राडे चार्ट की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट पॉइंट आता है वो 234 के ऊपर आता है। तो मुझे लगता है जैसे ही स्टॉक 234 के ऊपर के निकल के ट्रेड करना शुरू करता है उसके बाद ही हमें स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए। खैर इस बीच आज फ्राइडे के सेशन के साथ साथ हम कुछ स्पेशल भी आपके लिए लेके आते हैं। तो हमारा खास कार्यक्रम 12:30 बजे 11 बजे कुछ है, तो एक बार हमको आपको बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं स्क्रीन पर कि क्या क्या हमारे इस बार विशेष रहने वाले हैं। 11 बजे बाजार के बॉस, क्या फिर क्यों लॉस हो रहा है आपको अगर बाजार के बॉस आपके साथ है? तो 11 बजे ये हमारी खास पेशकश है, आप इसको देखना ना भूलें। हम हर फ्राइडे को एक सब्जेक्ट के साथ आपके सामने मार्केट गपशप का एक पॉइंट रखते हैं, उसी के अंदर सब्जेक्ट चुनते हैं, और आज का सब्जेक्ट ये है। खैर हमने 12:30 बजे भी आपके लिए तैयारी कर रखी है। बैंकों में सरकार राज, आप सरकारी बैंकों में आज भी ट्रेडिंग कॉल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दबदबा उनका वापस से देखने को मिल रहा है, ना केवल बैंकों में बल्कि और जगहों पर भी है। इसलिए हमने एक सेगमेंट चुन लिया कि बैंकों में सरकारी राज क्या अभी और चलेगा, अभी क्या इसको रुक जाना चाहिए, या फिर ये कई सालों बाद इनमें बाहर आई है तो क्या अभी और दम है इनमें। तो इसको लेकर एक खास डिस्कशन है 12:30 बजे, आप हमारे साथ ये भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमने 2 खास कार्यक्रम के बारे में आपको बता दिया। अब जरा स्टॉक्स पे आते हैं। जब बैंकों की बात हो रही है, अभी कुणाल आपको 2 बैंक देखे गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। आयुष ने आपको दिया है यूनियन बैंक। पीएनबी हाउसिंग बाकायदा संतोष की तरफ से है। कल जिनकी अच्छी क्लोजिंग मिली थी उसमें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी था। एक बार जरा आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए, कल की क्लोजिंग से आपको आइडिया लग जाएगा। एक इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया संतोष? जी डिम्पी, सारे ही पीएसयू बैंक्स में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है, तो चार्ट वाइज देखें तो डेफिनेटली ट्रेड बनता है। एक अच्छी क्लोजिंग दी इसने 42 के रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 42 रुपीज़ का, ऊपर में जो टारगेट मुझे लग रहा है 50 रुपीज़ तक के देखने को मिल सकते हैं। राहुल जी, आपने क्योंकि आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपने 2-3 दिन पहले ग्रैनुलर्स को देखा होगा जिसका ओपन इंटरेस्ट अचानक एकदम से बढ़ा और काफ़ी स्पीड से बढ़ा, और हमने इसी चैनल पे, इसी पटल पे ये बात रखी थी कि कोई आदमी इसको डेलिबरेटली खरीद रहा है और किसी ने बहुत समझदारी के साथ खरीदा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदा है और धीरे धीरे करके प्राइस को बढ़ा रहा है। तो पिछले 2 दिन में ग्रैनुलर्स काफ़ी अच्छा चल चुका है। आप 2 दिन का चार्ट एक बार दिखा दीजिए। अब राहुल जी, मेरे को ये समझना है कि अभी और चलेगा क्या, यानी कि जिसने भी ये बाई किया है उसको तो रिटर्न मिल गया 2 दिन में ही? अब बिल्कुल चल सकता है, और अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि एकदम शार्प मूव हुआ है 300 से 300, 335 ऑलमोस्ट 10% का मूव हुआ है, तो एक बाइंग लेवल में भी बता देता हूँ 327 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे भी लॉन्ग जा सकते हैं। एक सपोर्ट और बाय जोन दोनों है, और स्टॉक इज लुकिंग गुड इन द नियर टर्म, तो होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश बाय भी इनिशिएट कर सकते हैं। फ्रेश बाय भी आप इन लेवल्स पर भी इनिशिएट कर सकते हैं, जबकि अच्छी खासी कल एक मूव आई है, अब ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है काउंटर। लेकिन एक और स्टॉक जो एक मल्टी बैगर भी साबित हुआ है वो है सीजी पावर का। इस पर एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं, विवेक से डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है सीजी पावर एक अच्छी मूव दिखाने के बाद जो फ्रेश ट्रिगर्स ब्रोकिंग फर्म्स देख रही हैं, डैम कैपिटल का
500 रुपए का टारगेट है यहाँ, और वो कह रहे हैं कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में, पावर सिस्टम्स में, वहां से बड़ा अट्रैक्शन आ सकता है। सीजीपी पावर को अगर आप ट्रैक करते हैं तो आप किन लेवल्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे विवेक? देखिए प्रियंका, ऑलरेडी 38,000 करोड़ की कंपनी है ये, और टीआई इंडस्ट्रीज इसको आज के दिन ओन करती है। तो जो ये कैपिटल स्पेस में है, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच्ड है। ऑन डिप्स में इस पे सलाह दूंगा, मतलब ओवरऑल जो मिस में थी कंपनी, वहां से उभर के आके आज ऑलमोस्ट 22% तो ये ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 52% दिखा रहा है। लेकिन ये इसी स्पीड में अगले 1 साल चलेगा क्या, मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। तो ऑन डिप्स ठीक रहेगा, 500 यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पे आप अगर लेते हो 10% मूवमेंट के लिए जो 500 पड़ेगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अग्रेसिव बेट हो जाएगा, क्योंकि डाउन साइड ज्यादा हो सकता है कभी भी अगर हो तो। फंडामेंटली कंपनी बहुत बढ़िया है, मतलब आज के दिन जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ऑन डिप्स डेफिनेटली मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली उतरने की मेरे में थोड़ी सी हिम्मत कम रहेगी, क्योंकि बाजार बहुत चल चुका है। इन लेवल्स पर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट नहीं आता, आप इंतजार करेंगे थोड़े डिप का 500 रुपए के टारगेट के लिए। एक और इनफैक्ट अभी हमें वमाक्षी भी बता के गई कि सीएलएसए की कॉन्फ्रेंस में एमएनएम को लेकर भी टारगेट्स निकल कर आए हैं, और लगभग 1900 के टारगेट्स आपको एमएनएम पे दिख रहे हैं। और बात जो 2 की ट्रिगर्स या की पॉइंट्स बात की गई है, एक एसयूवी सेगमेंट के लिए उनकी, जहां पर उनकी करंट जो 38-39,000 पर मंथ की जो सेल्स फिगर्स है, वहां से उस प्रोडक्शन फिगर्स है उसे बढ़ाकर कंपनी लगभग 49,000 50,000 के आसपास पर मंथ करने वाली है, और भी दूसरे तमाम रीजंस बताएं। बट कहीं ना कहीं अजय, ये जो एसयूवी और प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड था, जो एमएनएम ने ही स्टार्ट किया और जिसके चलते एक बड़ा रनअप दिखाई दे दिया था, वो बहुत हद तक कूल ऑफ हो गया। एमएनएम के लिए चैलेंजेस डीजल व्हीकल्स के भी ही हैं, जो बाजार जिसको लेकर थोड़ा सा देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये यूएस में भी हुआ था। ये ग्लोबल मार्केट का फिनोमेना है कि सेडान्स जो हैं वो कन्वर्ट होके एसयूवीज बन रही थी, और 50% एसयूवी ग्रोथ, एसयूवी सेगमेंट की ग्रोथ 50% पर ईयर रही है लास्ट 3-4 साल में। लेकिन पॉइंट ये है कि 50% मार्केट अब पैसेंजर कार मार्केट एसयूवी हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से 50% आगे की ग्रोथ रहेगी या नहीं, ये क्वेश्चन है। करेक्ट, क्योंकि लोगों की क्लियर प्रेफरेंस है, हर कार कंपनी जिसके पास एसयूवी नहीं है वो एसयूवी डाल चुकी है अपनी, सब आ चुका है। अब ओवर कंपटीशन हो गया। हाँ, वही एक्चुअली वही एमएनएम उसी ट्रिगर पे तो 1400 तक आ गया था, 1400-1500 नहीं। एक्चुअली ये तो इसमें भी चला ना कि इन्होंने जो बताया कि हम अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को सुधारेंगे, वहां से चलना शुरू हुआ है वो भी। और ये बहुत स्पीड से एमएनएम ने अपने डीजल वाले को बिना डिसकंटिन्यू किए ईवी साथ में लॉन्च करना शुरू कर दिया है, तो मेकअप हो जाएगा। बट लेकिन एमएनएम पर ये टारगेट्स कितने समय में आ जाएंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। अगर 1900 के टारगेट हम यहाँ से देखते हैं एमएनएम के, तो कितना समय लग सकता है? एक बार संतोष एमएनएम के चार्ट चेक करके बताएं, जिस तरह की पेस और ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने पिछले पूरे साल, इनफैक्ट इस साल के फर्स्ट हाफ तक भी, वो पेस आपको एमएनएम पे दिखेगी क्या? अभी चार्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस वक्त? इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, पिछले कुछ दिनों से 1600 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट प्रोबेबिलिटी है काफी ज्यादा कि अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्टिव रहा तो ये 1600 का लेवल क्रॉस करेगा, और जैसे ही 1600 का लेवल क्रॉस होता है, इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आएगा, और पैटर्न का जो टारगेट आ रहा है वो 1800 रुपए तक का ही आ रहा है। तो जैसे ही 1600 क्रॉस करता है, 200 रुपए की अपसाइड और देखने को मिलेगी। नीचे 1500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जब तक 1500 के ऊपर ट्रेड करा व्यू बुलिश बना रहेगा। ऑलराइट, 1500 के ऊपर बुलिश व्यू बना रहेगा, इसमें बने रहे। फिलहाल वक्त एक छोटे फंडा देखते हैं आप। राघवेंद्र केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए बेहतरीन फंडामेंटल कॉल्स। मिस्टर केडिया, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए सर। गुड मॉर्निंग इटिना स्वदेश का टीम। फंडामेंटल साइड पे हमारा पहला रिकमेंडेशन रहेगा कोल इंडिया। ये काफी जेनरस डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 8% सालाना डिविडेंड देती है। हमें लगता है यहाँ से एक स्लो एंड स्टेडी अपटिक कोल इंडिया में आता रहेगा। इसका फुल ईयर अर्निंग पर शेयर EPS यहाँ से 45 रुपीज का अनुमान है, और इस पे एक मॉडरेट मल्टीपल जो P मल्टीपल देते हैं वो अगर 8 का दें तो 45 × 8 इसमें 360 का टारगेट आता है 1 साल की अवधि के लिए, जो कि 30% का अपसाइड रहेगा कोल इंडिया में। कंपनी ने काफी कैपेक्स किया है, ग्रीन इनिशिएटिव्स पे काफी जोर है,
गवर्नमेंट का काफी फोकस है कोल इंपोर्ट कम करने का, और कोल इंडिया का ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इनके चलते यहाँ से पावर डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, कोल इंडिया हमें लगता है आउट परफॉर्म करेगा। 360 का टारगेट रहेगा कोल इंडिया में 1 साल की अवधि के लिए फंडामेंटल साइड पर। दूसरा स्टॉक इसमें रहेगा कॉफी डे एंटरप्राइजेस। ये एक बहुत फेमस ब्रांड है जो कॉफी शॉप्स का चलाते हैं, कैफे कॉफी डे। ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसे निकल रही है। इसमें एक मैनेजमेंट टर्न अराउंड है, फाइनेंशियल टर्न अराउंड है। कैफे डे एंटरप्राइजेस में जो एक एनसीएलटी का ऑर्डर है उसमें होल्ड आ गया है और एक पॉसिबिलिटी है एक रिजोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते काफी लॉस मेकिंग यूनिट्स बंद किए हैं। इसके बावजूद आज भी कैफे कॉफी डे के 450 प्लस यूनिट्स अप एंड रनिंग है। इसका जो वेंडिंग मशीन का बिजनेस है वो काफी एन्युटी बेस पे काफी अच्छा चल रहा है। तो हमें लगता है कॉफी डे एंटरप्राइजेस एक 55 रुपए के प्राइस पर अगर आप अभी लेते हैं तो इसमें 80% का अपसाइड है और एक लक्ष्य बनता है 90 रुपीज का। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है फंडामेंटल साइड पर। एनसीएलटी रेजोल्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट टर्न अराउंड, इन सभी को चलते ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म करेगा। कॉफी डे एंटरप्राइजेस 1 साल के अवधि के लिए 80% अपसाइड, टारगेट ऑफ 90 रुपीज। थैंक यू। बहुत प्यारा स्टॉक आपने लिया है। इसका राघवेंद्र जी आपको पता है इसकी टैगलाइन क्या है? अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। लग रहा है आपने बहुत डील्स की हैं कॉफी शॉप में और कॉफी के ऊपर मिल के क्लाइंट से। हाँ, बड़ा अच्छा आपने टर्न अराउंड आइडिया निकाला है। एक ही है आपके पास? आज कुछ और भी है फ्राइडे के लिए स्पेशल? बस ये 2 है। मार्केट काफी ओवरबॉट है तो हमें लगता है कोल इंडिया ऑन द सेफर साइड। कोल इंडिया सेफ्टी के लिए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एंजॉय करिए आप अपना दिन, बहुत ही शानदार दिन रहे आपका। कोल इंडिया थोड़ा सा बोरिंग लेकिन डिविडेंड पेइंग, और कॉफी डे देखिए अभी तो बोरिंग बिल्कुल नहीं है, जिस हिसाब की चाल चल रहा है मिड कैप्स की तरह चल रहा है भाई, वाह। लेकिन बोरिंग में पैसा बनता है। हाँ, बफेट साहब ने, हालांकि हमारे सारे ट्रेडर्स के पैनलिस्ट हैं, बफेट साहब ने एक बहुत शानदार बात की थी, याद दिला देता हूँ मैं अपने व्यूअर्स को कि इफ यू आर एंजॉयिंग अ लॉट इन मार्केट, यू आर हैविंग टू मच फन इन द मार्केट, देन प्रोबेबली यू आर नॉट मेकिंग टू मच मनी। बहुत शानदार, रोज एंजॉय कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं। हाँ। लेकिन पता चला कि वो शायद 88% में से होते हैं। चलिए आयुष से एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, अदानी ग्रीन। आयुष, अभी भी एक एजेंसी के हवाले से खबर ये आई कि टोटल गैस कुछ साथ में मिलके बड़ा कारोबार करना चाहती हैं, साथ में इन्वेस्ट करेंगे। अदानी ग्रीन की पार्टनर है। अदानी ग्रीन का चार्ट देखिए जरा, लास्ट 1 महीने का। अदानी स्टॉक्स में ओवरऑल काफी अच्छी नीचे से बाइंग आई, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा रही एंटरप्राइज और पोर्ट की तरफ। अदानी ग्रीन का चार्ट क्या ट्रेड बता रहा है या अवॉइड करेंगे? अगर हम इसकी चार्ट्स की तरफ देखेंगे तो इसका काफी आयुष, अगर वीकली चार्ट की बात करें तो ये काफी कंसोलिडेशन में चल रहा है और डेली चार्ट में भी कंटिन्यूअसली ऊपर के लेवल्स में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो अभी 1025 का है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट बन के आ रहा है वो 970 का है। तो मुझे लगता है अभी स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उस जैसे ही स्टॉक वापस ऊपर में 1025 के लेवल क्रॉस करता है तभी हम स्टॉक में री एंट्री करेंगे। ठीक है, तब आप करेंगे स्टॉक में री एंट्री। लेकिन एंट्री से याद आया कि ओएनजीसी भी पीएसयूज की लिस्ट में एंट्री कर रहा है, जिसमें लॉन्ग ट्रेड काफी बन रहे हैं, लॉन्ग पाइल अप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेंट लगातार 85 वाला 95 के करीब आता जा रहा है। संतोष, ओएनजीसी 190 का भाव है, उस प्रपोर्शन में जैसे क्रूड चला है ओएनजीसी नहीं चला है, क्या इसके अंदर स्कोप है लॉन्ग ट्रेड्स का? चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है ही, इसमें टेक्निकली ब्रेकआउट आया है, क्रूड ऑयल की तेजी का फायदा मिल रहा है, बट आज फिर से उसकी मीटिंग है जो हर 15 दिन में रिव्यू होता है, तो विंडफॉल टैक्स शायद बढ़ जाएगा और उसी वजह से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट टेक्निकली चार्ट अभी भी अच्छा है। एक जो रेजिस्टेंस आ रहा है 195 वहाँ तक लग रहा है, 195 तक मुझे लग रहा है कि शायद प्रोबेबिलिटी है ये जा सकता है। नीचे जो सपोर्ट है इसका 180 रुपीज़ का रहेगा मेजर, तो आप 180 के स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 195 के लिए खरीद सकते हो। कल शुगर स्टॉक्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव था। विवेक सर, क्या शुगर स्टॉक्स और चल सकते हैं? हालांकि ये कमोडिटी है और दूसरा डिमांड सप्लाई पे चलते हैं, अगर ये बनी रहेगी तो चलते भी रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा तो होगी ना, कितना चलेंगे अभी और शुगर स्टॉक्स? डिम्पी जी, अभी देखिए क्या बोला जा रहा है ओवरऑल बाजार में कि एल नीनो का इफेक्ट है,
उसके कारण शुगर प्रोडक्शन कम है, उसके कारण शुगर प्राइसेस बढ़ेगी। शुगर प्राइसेस बढ़ेगी तो शुगर कंपनीज भी यहाँ से प्रॉफिट करने वाली है। सरकार जबरदस्त सपोर्ट करेगी इनको आगे चल के। ऐसे डिस्क्लोजर बोल दूं, मैं धीरे धीरे ऑलमोस्ट मतलब 80% शुगर से बाहर निकल चुका हूँ। क्यों? मेरा एकदम कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है। इलेक्शन सीजन आ रहा है अगले एक साल। शुगर एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, लेकिन सरकार बढ़ने देगी क्या? आप खुद ही पूछ लीजिए, जैसे ऑयल कंपनीज में हो रहा है। तो एक लेवल तक ठीक है, मतलब 60 रुपया अगर रेणुका शुगर चला जाए तो ठीक है, यहाँ से 5-7% और ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एकदम फ्री होल्ड इनको मिलने वाला है। हाँ, एथेनॉल स्टोरी है, वो तो लॉन्गर टर्म स्टोरी है, लेकिन जस्ट बिकॉज शुगर प्राइसेस ऊपर गई है, ये सारे आपको चलते रहेंगे, ये मुझे डाउट है। तो मैं जैसे मैंने कहा 75-80% ऑलरेडी निकल चुके हैं। थोड़ा सा और जहाँ पे भी क्लाइंट्स के पास है उनको भी बोल देंगे कि आप निकल जाइए। ओके, ठीक है। यानी कि आप एक धीरे धीरे करके मैसेज दे ही रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में जब भी तेज़ी आए तो इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया जाए। आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, आपने दोनों स्टॉक्स बताए, हम अच्छे से गौर करेंगे उस पर। यूनियन बैंक है और दूसरा SBI लाइफ है। आप खुश बोरा को अपने साथ जोड़ते हैं और उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो इंट्राडे और पोजिशनली काफ़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। खुश, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आज के आपके ट्रेड क्या हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, इंडिसेस तो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर ही रहे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि बायस यहाँ पे पॉजिटिव रखें, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी सी म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने मिले एटलीस्ट ऑन द बैंक निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड। 46,000 का जो लेवल है ये पिवटल होगा। तो निफ्टी पे 19,900 का सपोर्ट, 20,400 का 20,400 ये रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे एक्ट करेगा। तो स्टिल सम रूम ऑन द अपसाइड। बैंक निफ्टी 45,500 का सपोर्ट एंड 46,600 का रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहें, बायस बिल्कुल पॉजिटिव रखेंगे। जो मेरे दो पिक्स हैं ये दोनों ही कैश साइड से हैं इंसिडेंटली। पहला है अपार इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में अच्छे बड़े मूव के बाद कुछ दिन का कंसोलिडेशन हुआ और कल इसने अपने जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स होंगे आपके 5300 और 5500 के। स्टॉप लॉस जो है ये 4990 का रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज KEI इंडस्ट्रीज। अगेन इस स्टॉक में भी हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को होल्ड रखा है इसने इवन ऑन इट्स डाउन टर्न, और कल तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा डिप मिला है बाय करने के लिए। 2680, 2725 के दो टारगेट्स के लिए बाय करें। 2590 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ डिस्क्लेमर, हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमने ये स्टॉक्स जो है हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। ओके, ठीक है। KEI काफ़ी चला हुआ शेयर है, लेकिन फिर अभी आप कह रहे हैं कि अभी और चल सकता है। दूसरा अपार इंडस्ट्रीज़ है, ये भी आपकी लिस्ट में है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। दोनों के लेवल्स हमने बकायदा लिख दिया आपके लिए, स्टॉप लॉसेस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पूजा को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, एक्शन स्टॉक्स पे फटाफट से समझ लेते हैं। पूजा, बताएं आप। जी, आज फुट्सी रीबैलेंसिंग के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सेंसेक्स और फुट्सी में रीबैलेंसिंग होगा, जिसमें कि HDFC बैंक, AIA इंजीनियरिंग और सिंजीन में निवेश आ सकता है। वहीं बजाज फिनसर्व, इंफोसिस और HUL में निकासी संभव है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा कुछ NBFCs भी फोकस में रहेंगे आज। बजाज फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखिए। RBI ने अपर लेयर NBFCs की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि करीब 15 NBFCs में जो रेगुलेटरी का दायरा है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो अब रेगुलेटर की कड़ी निगरानी होगी इन बैंकों पर। तो इन तमाम NBFCs पर नज़र रखिए। स्ट्राइड्स फार्मा, US FDA ने कंपनी की एक ड्रग को मंजूरी दे दी है जिसका कि इलाज HIV में होता, जिसका कि इस्तेमाल HIV के इलाज में होता है। तो आज ये फोकस में रहेगा। सियरा मिल्स, यहाँ पर आज आखिरी दिन है अगर शेयर होल्डर्स को बायबैक में पार्टिसिपेट करना। और एक और अपडेट आया है, बायबैक का जो भाव है वो बढ़ा दिया है, 650 से बढ़ाकर 720 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। तो इस पर आप नज़र रखिए। और आखिर में बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग की। कंपनी की JV को 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इसके चलते आज स्टॉक में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। और ठीक है, इनमें से कई सारे पॉसिबल ट्रेड्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार निकुंज का आज का व्यू समझ लेते हैं। जब सुबह उनसे बात कर रहे थे कि इस वक्त मार्केट पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में स्पेशली जिस तरह के मूव्स दिखे, जो करेक्शन दिखी हमें, एक दिन की करेक्शन और उसके बाद फिर से बाउंस बैक हुए, तो व्यू क्या बनाना चाहिए इस वक्त? आइए उन्होंने क्या कहा, सुने। डर के आगे जीत होती है ना, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप मार्केट में ना डरें।
मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर सबका मानना है, सबका मानना है, फ्लिक्सवुड का मैं नोट सुबह देख रहा था कि उनके अंदर इस समय वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो जब वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता है तो उसके अंदर मोमेंटम होता है। मोमेंटम आज रुके कल रुके बोलना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से मिड कैप के अंदर एक तरफा जो मूव था वह खत्म हो गया है। अब वॉलेटाइल मूव आएगा। वॉलेटाइल मूव क्या होता है जी? गुड मंडे, बैड ट्यूसडे, फ्लैट वेंसडे, पावरफुल थर्सडे एंड ऑलमोस्ट अ रेंज बाउंड फ्राइडे। इस तरह के मूव्स आएंगे जहाँ पे मिड कैप अब दो तरफा मूव करेंगे। इंट्राडे मूव्स आपको देखने मिलेंगे, आपको गिव एंड टेक मिलेगा। बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि जब इस तरह के बड़े सेल ऑफ के 2-3 पैचेस आते हैं तो मार्केट के अंदर नए बायर नए सेलर आते हैं। तो ऐसा नहीं है बायर एकदम भाग गया है और ऐसा नहीं है कि नए सेलर नहीं आए। तो एक तरफा हम देख रहे थे कि मूव आ रहा था, कोई बेचना ही नहीं चाहता था, रोज प्राइस चल रहा था। मगर मिड कैप स्टॉक्स क्योंकि दे आर डोमिनेटेड बाय HNI इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, जब वॉलिटिलिटी आती है तो उनका व्यू भी बदलता है। तो मुझे लगता है इनके अंदर वॉलिटिलिटी आएगी, न्यू बायर एंड न्यू सेलर्स विल कम, द ट्रेंड मे बी अप बट इट विल बी द अंडरलाइन टोन एंड टोनालिटी ऑफ द स्टॉक्स विच विल चेंज। एक तरफा चलते थे यूं, अब ये यूं ऊपर नीचे जाएंगे। बहुत कम सेक्टर्स इस समय ऐसे आप टेबल थम करके बोल सकते हैं कि वह सस्ते हैं, वह अच्छे हैं और जिनके अंदर री रेटिंग इस समय हो सकती है। ऐसे बहुत कम सेक्टर्स इस समय बचे हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि कहाँ पर थोड़ी अंडर ओनरशिप है तो मीडिया क्षेत्र लगता है। विद द डिस्क्लोजर दैट BCCL इज़ अ मीडिया कंपनी, मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। जो हम देखते हैं कि जिस प्रकार की एडवर्टाइजिंग हो रही है बोथ ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज अब इनके डिजिटल मॉडल्स बड़े हो चुके हैं। डिजिटल फेस्टिवल सीज़न के पहले हम ज़रूर देख सकते हैं कि इनके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट मीडिया के अंदर इस समय एक टेलविंड बनी रहे। सब ऑटो कंपनीज हमें बोल रही हैं कि वह इन्वेंट्रीज बिल्टअप कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सितंबर का डिस्पैच नंबर अच्छा आएगा, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि इस समय नज़र रखनी चाहिए। बैंक्स में अभी भी फंडामेंटल टेलविंड अच्छी है। मुझे अभी भी लगता है कि बैंक सस्ते हैं। अगले 3-4-5 क्वार्टर की अगर आप बात करें तो बैंक्स में मुझे लगता है अभी भी रुख अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये निकुंज की जो आप एनालिसिस था वो आप सुन रहे थे स्क्रीन पर। अभी हम जरा बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट एक ले आते हैं आपके सामने। वमाक्षी मरसा जुड़ रहे हैं। वमाक्षी, बताएं आज की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज का बिग बोर्ड ब्रोकरेज है CG पावर के ऊपर। हम देख रहे हैं कि डैम कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है और इन अपॉर्चुनिटीज़ के चलते ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पावर सिस्टम्स सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्डर्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, सो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, जिसके चलते एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन और रेवेन्यूज़ दोनों को ही दुगना कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डैम कैपिटल ने CG पावर पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस 500 रुपये प्रति शेयर के साथ। ओके, ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी ठीक मार्केट खोलने से पहले। अब आशीषा से भी जुड़ते हैं वापस से और उनसे समझ लेते हैं क्या खबर है। ये सेगमेंट आपके लिए और लेके आते हैं। जी हाँ, तो आज टाइम टेक्नोप्लास्ट पर नज़र डालते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रैल लास्ट ईयर रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन अप्रूव किया था और अब सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है कि कंपनी अपना ओवरसीज बिजनेस पार्ट्स में बेचेगा और कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर रहा है और अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में एक्सपेक्टेड है। टोटल बिजनेस की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 3,500 करोड़ के आसपास है। ओवरसीज बिजनेस की वैल्यूएशन 1,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के रेवेन्यूज एज अ परसेंटेज रेवेन्यूज 38% रेवेन्यूज ओवरसीज बिजनेस से आते हैं। बाकी ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी चाइना +1 स्ट्रैटेजी से बेनिफिट कर रही है और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 10 कंट्रीज़ में है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की है। हमने कंपनी को क्वेरी भेजी थी लेकिन अब तक कुछ रिस्पांस नहीं आया। अभी के लिए सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है कि कंपनी ओवरसीज बिजनेस पार्ट्स में बेच सकता है और इन्वेस्टर्स के साथ ऑलरेडी कंपनी बातचीत कर रही है। कुछ ही दिनों में ये अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है।
क्या ये तो खबर है जो हमारे रिसर्च डेस्क बाजार से सुन रहे हैं। एक बार टाइम टेक्नोप्लास में चेक कर लेते हैं ज़रा। संतोष, ये डिस्क्लेमर है ज़रूरी कि आप जो है अपना वित्त सलाहकारों से डिस्कस करके ही कुछ काम करें। संतोष, टाइम टेक्नोप्लास्ट, इसके चार्ट्स पे देख के बताइए कुछ ट्रेड बन रहा है क्या? अजय जी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है। स्टॉक में अभी जो गिरावट आई थी इसमें 50 डे मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए लग रहा है कि स्टॉक में 164 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मीन्स यहाँ से 10 रुपए की अपसाइड और नजर आती है। नीचे अब जो सपोर्ट रहेगा वो 150 148 का रहेगा। तो यहाँ पर आप 10 रुपए के लिए प्ले कर सकते हो विद स्टॉप लॉस 4-5 रुपीज। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, विवेक, इसमें 11.5 करोड़ शेयर का ब्लॉक हुआ है अभी, और इसमें मालूम है कि 11.5% का प्री मार्केट में ऑलरेडी प्रमोटर्स जो हैं इसमें इच्छुक हैं अपना स्टेक बेच के निकलने में। इस भाव पे आप रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया को देखेंगे क्या? 134 पे है। देखिए, आज तो सुपर मूव ऑलरेडी आ गया है, लेकिन एक तो अगले 3-4 महीने जितना क्रिकेट खेला जाएगा उतना हद से ज्यादा क्रिकेट होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ये क्यूएसआर स्पेस आपको बेनिफिट में दिखेगा। और जितने भी क्यूएसआर कंपनीज है, मुझे लग रहा है कि ये स्लो एंड स्टेडीली आपको ब्लैक में आती हुई दिखेगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी की और ये लोग जा रहे हैं। तो आप आईपीओ के बाद में इस शेयर का अगर परफॉर्मेंस देखो तो इतना कोई खास नहीं था। तो अगर यहाँ से और चढ़ता तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे और मतलब अगले क्वार्टर कभी भी ये लोग प्रॉफिट दिखा देते हैं, फिर तो री रेटिंग बहुत ही अच्छी तरह से होगी इन कंपनीज की। तो आपको रखना चाहिए। आज 10% ऊपर खुलता है, आज इमीडिएटली लो, ये सलाह नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप भले ही बना सकते हैं। एक और स्टॉक सियाराम सिल्क, वहां पे बायबैक प्राइस को बढ़ा दिया गया है और भाव 5% ऊपर है। ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स में बाइंग आती जा रही है। राहुल, सियाराम सिल्क के चार्ट्स देख के बताएं। तो सियाराम सिल्क्स एक्चुअली एक अच्छा बाय जोन से कल अच्छा मूव देखने को मिलेगा, बट ओनली कंसर्न इज दैट हाई से अराउंड 604 से सेल ऑफ हुआ है 588, अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ ट्रेड में। तो अभी फिलहाल आपको अगर लॉन्ग जाना है स्टॉक में, सियाराम सिल्क पे लॉन्ग जा सकते हैं। कल हमने इन्फोसिस में भी बड़ा मूव देखा। इनफैक्ट 2023 की सारी लॉस को कवर कर लिया। राहुल, इन्फोसिस पे ट्रेड, इनफैक्ट चलिए संतोष से जानते हैं। संतोष, इन्फोसिस में अगर लॉन्ग राइड कर रहा हूं तो क्या टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए, और नया लेना है तो कौन से जोन में बाय कॉल आएगी? अजय जी, टेक्निकली तो ब्रेकआउट आ गया है, तो करंट लेवल पर भी ऐसे देखा जाए तो खरीदारी की जा सकती है इन्फोसिस में। और जो टारगेट आ रहे हैं ऊपर में 1580 से 1600 रुपए तक के आ रहे हैं। तो आप बस स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 1490 रुपए पे। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 1560, फिर देन 1580 एंड 1600। खैर 1.25 मिनट बाद आपको मार्केट खुल जाएगा। आज फिर से अगर आप देखेंगे तो एक हल्के से गैप के साथ निफ्टी खोलेगा। निफ्टी के लेवल्स एक बार स्क्रीन पे ले आइए। 150 के ऊपर निफ्टी खोल रहा है 50 पॉइंट की बढ़त के साथ। ध्यान रखने वाली बात इसमें दो है। पहला पॉइंट ये है कि शुरुआत में एकदम से मत आइएगा। दूसरा, 200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट अभी पार नहीं कर पा रहा। 2 बार के अटेम्प्ट फेल हुई है। फ्यूचर्स भी वहाँ पर जाके रुक रहे हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के पास बैक टू बैक अच्छे सपोर्ट्स को पक्का करने का काम है। हो सकता है चर्निंग के तौर पर आपको कुछ एक और शेयर्स भी मिल जाएं। अगर आप पहले निफ्टी के कुछ एक काउंटर्स चेक कर रहे हैं जहां पर अच्छी खरीदारी है, तो हिंडाल्को, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, M&M, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर अच्छा दबदबा दिखेगा। आज ओपनिंग से ही करीब 2% ऊपर खुल रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद हम देख पा रहे हैं कि 2% इंडाइसिस यानी कि टॉप 50 काउंटर्स में 2% तक का मूव आ रहा है। हिंडाल्को में आ रहा है वो 2% का। ओएनजीसी जैसा लैकलस्टर भी करीब 2% ऊपर आ रहा है। इसके अलावा जो और शेयर हैं जिस पे आज थोड़ा ट्रेड देखा जा सकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखिएगा, यहाँ पे आपको हल्का प्रेशर दिखेगा। मैं अब निफ्टी 500 के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वहाँ पर जो आपको मूव मिलेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अभी हम बातचीत कर रहे थे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की, तो वो अच्छा खुल रहा है करीब 11% ऊपर। त्रिवेणी टर्बाइन 3.5%, CDSL करीब 3% ऊपर खुल रहा है। एडवांस डिक्लाइन आज कम से कम 1200 से 1300 होनी ही चाहिए। और विक्स भी आपको ठीक ठाक ही मिलेगा 11.5 के आसपास।
1300 शेयरों के साथ ही एडवांसेस हमने आज ओपन किया। 186 का डिक्लाइंस देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि 20,150 के ऊपर आज ओपनिंग का पहला टिक आया है। अब सिर्फ मार्केट दिन भर ये मेहनत करेगा कि 200 को मैं पार करूं और 100 को बचा लूं। बस इस मेहनत में जो जीतेगा उसी तरफ से बाजार चलता जाएगा। ये नया ऑल टाइम हाई भी मार्केट का वापस से लगता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने 46,000 के ऊपर आज 125 पॉइंट और जोड़ लिए हैं। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 300 पे आकर रुकते हैं, यानी कि 150 पॉइंट का मूव आज और है। अब इसके पास भी एक ही पॉइंट है कि हम किसी तरह से 45,800 को तोड़े नहीं और किसी तरह से हम 46,500 तक चले जाएं। आ जाते हैं फटाफट से कि आज के टॉप गेनर्स में आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ वो कौन कौन से हैं। आज के जो टॉप गेनर है उसमें बजाज ऑटो, हिंडाल्को जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा 1 से 1.5% ऊपर है। JSW स्टील बाकायदा 1% ऊपर, टाटा स्टील ऊपर है। इसके अलावा विप्रो ONGC ऊपर है। आज आपको हो सकता है कुछ बड़े नाम स्क्रीन पर ना दिखे लेकिन सबका साथ सबका विकास ज़रूर स्क्रीन पर दिख रहा है। आज आपको ऑटो वाली कंपनी, IT वाली कंपनी, मेटल वाली कंपनी, कुछ गैस रिलेटेड स्टॉक्स, ये सबका कॉम्बो ज़्यादा दिखेगा। और अगर आप ज़्यादा गौर फरमाएंगे, गौर से देखेंगे तो स्टील और ऑटो का दबदबा आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। आते हैं वीक काउंटर्स कौन से बड़े शेयर्स में। उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट है, ITC है, यानी कि कंजम्पशन में अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। टाइटन भी कुछ वैसे ही है, इसी कैटेगरी में आता है, ये भी 1/4% नीचे है। तो आज कंजम्पशन वाले शेयर्स में थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट 50 के अंदर। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जोमेटो 100 का नंबर लेके आ गया। आज 100 रुपये के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की कंपनी है टोरेंट फार्मा, वेदांता, टाटा पावर, ये कुछ एक और शेयर हैं जो कि आधा 0.25% ऊपर है। एडवांसेस ठीक है, इस समय करीब 1500 शेयर आपके एडवांसेस के साथ अभी चल रहे हैं और 20,150 का बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नए शिखर पे तक पहुंचे। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, अब अपनी स्क्रीन पर ऊपर की ही सिर्फ लाइन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मेटल एंड ऑटो, इन दोनों का कॉम्बो आज इंडेक्स को भी काफ़ी अच्छे से प्लेस कर रहा है। और दूसरा, इनके अंदर चर्निंग के तहत अच्छी बाइंग वापस से लौट आई है। कंजम्पशन में दिक्कत है, HUL 1% नीचे है। छोटे मोटे शेयर्स के अंदर और मार्केट के एक्सपर्ट्स कौन से ओपनिंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं वो अजय से पता करते हैं। मजबूत शुरुआत। अगर आप कल BTST करके गए थे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके BTST ट्रेड्स प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं। रुकिए, आधा घंटा प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ करके बाजार को फिर एक रुख लेने चाहिए नए ट्रेड्स के लिए। संतोष मीना, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज? जी अजय जी, मुझे बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक में ऑलरेडी स्टॉक वैसे 3% है, बट आज इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। 5000 के कॉल राइटर ट्रैप नजर आ रहे हैं। ऊपर में लग रहा है 5050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे 4950 का स्टॉप लॉस रहेगा। राहुल घोष, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो HDFC बैंक इस लेवल पे भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो HDFC बैंक लॉन्ग कर सकते हैं। 1670 का टारगेट इंट्राडे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, HDFC बैंक अब जो है जायंट जो है धीरे धीरे खुल के अब चलना शुरू कर रहा है, तो इसलिए वहां पे भी मूव दिखाई दे रहा है। विवेक कारवा, किसी स्टॉक पे आपकी नजर ओपनिंग ट्रेड में? देखिए, मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म देखता हूँ। मेरे तो नजर अभी आज के दिन दो कंपनीज पे है। एक तो नेस्को देख रहा हूँ और एक और है शंकरा बिल्डकॉन। वापस एक नया बेट होगा। बाई की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैक पे चल रहा है। ये करीबन 100 का करेक्शन हुआ और मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी के लिए ड्यू है। बिल्डकॉन बाय द वे अब APL अपोलो प्रमोटर्स के रेडार पे भी आ गया है। जी हाँ, ये वही APL अपोलो है जिसने पिछले 5 साल में पाइप के क्षेत्र में बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन किया है। तो शंकरा बिल्डकॉन में वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ, प्रमोटर बदले और बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आए और अब ये एक रेडार पे रखने लायक चीज़ विवेक कारवा की तरफ से। कुश भी आ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग कुश, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आप? गुड मॉर्निंग अजय। सुबह देखिए हमने अपार इंडस्ट्रीज और KEI इंडस्ट्रीज डिस्कस किया था। अपार इंडस्ट्रीज तो अपने फर्स्ट टारगेट के काफी करीब आ चुका है, ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया है, तो इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से मेरे रेडार पे आ रहा है यहाँ पे मिधानी मिश्र धातु स्टॉक। इस पूरे इस सेगमेंट में हमने एक फॉल देखी थी, रिकवरी इसमें भी काफी अच्छी, काफी शार्प है। और अभी अपना जो एक पहला लिटमस टेस्ट होता है टेक्निकली 20 डे मूविंग एवरेज, इसके ऊपर आके प्लेस हो गया है। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 425 और 432 के दो टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस जो है वो लेके चले आप 405 का। DB कॉर्प के स्टॉक को लेके आइए। आज सुबह निकुंज ने मीडिया स्टॉक्स की तरफ हिंट किया था और DB कॉर्प
विवेक कारवा के साथ भी डिस्कस हुआ है, आज अच्छे ब्रेकआउट पे दिखा रहा है 4%। जी को भी लेके आइए डायरेक्टर साहब। जी और डीबी कॉप दोनों विवेक कारवा के पसंदीदा काउंटर थे मीडिया में, और मीडिया जी आज थोड़ा सॉफ्ट है। डीबी कॉप को लेके आ जाइए वापस। राहुल, डीबी कॉप के चार्ट्स क्या कहते हैं? तो डीबी कॉप का अगर आप बात करेंगे तो अभी जो अप मूव शुरू हुआ है, क्योंकि 20 डीएमए के ऊपर क्लोज हुआ है और सस्टेन कर रहा है, तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 232 पे चल रहा है, 235 के ऊपर बाय कीजिएगा और 230 का स्टॉप लॉस रखिएगा। बट चार्ट का स्ट्रक्चर इज लुकिंग गुड फॉर अनदर 3-4% ऑन द अपसाइड। ट्रेड्स हुए, अब कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं जहां पर अच्छी मूव दिख रही है और क्या मूव बढ़ सकती है। बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में इनफैक्ट कुणाल ने भी लिया ही था, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन एचडीएफसी बैंक की अभी बात राहुल कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीयूबी, यहाँ पे भी ट्रैक्शन अगर अच्छा हो तो क्या एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए संतोष? जी प्रियंका, छोटे मझोले जो पीएसयू बैंक है वहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा है, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। जैसे ये 45 का लेवल क्रॉस करेगा, लग रहा है कि शायद ये स्टॉक 50 रुपीज़ तक की भी अपसाइड दिखा देगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट भी बहुत अच्छा है, इसमें भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो इस स्टॉक में भी लग रहा है 111 रुपये तक की अपसाइड दिखा सकता है। नीचे 104 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स 4% की बाउंस बैक के साथ है, कल 6% गिरा हुआ था। डी मर्जर का यहाँ ट्रिगर भी है, लेकिन क्या बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने जो गैप क्रिएट किया है वो यहाँ से फिल हो गया है या अभी थोड़ा अवॉइड ही करें? बजाज इलेक्ट्रिकल्स के जब तक ये न्यूज़ फ्लो का एक हैंगओवर रहेगा, स्टॉक की मूवमेंट भी ऐसी रहेगी। राहुल, आप रेकमेंड करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स को लेवल पर ऐड करने के लिए? करंट मार्केट प्राइस पे तो नहीं रेकमेंड करेंगे, हालांकि जो रिकवरी हुआ है आप बिल्कुल सही कि बहुत ही बेहतरीन है, बट एक नियर टर्म रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ही कह सकते हैं अगर रिकवरी सस्टेनेबल है कि नहीं। तो 1175 का वो लेवल है, अभी भी 5-6% दूर है, उसके ऊपर ही हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। शक्ति पंप को एक ऑर्डर मिलने की खबर अभी थोड़ी देर पहले मार्केट के ओपनिंग के साथ आई है और वो शेयर थोड़ा अच्छा से मूव कर भी रहा है। एक बार खुश आप चेक करेंगे क्या करना चाहिए इसमें? डिम्पी, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा रिबाउंड हमने आज ही देखा है स्टॉक में आते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो ये होल्ड करके चले, नई पोजीशन जो है ये भी ऐड करें, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें, बिकॉज जो पिछले 2 दिन की रिकवरी हुई है अच्छी हुई है, वॉल्यूम बैक्ड मूव है। सो पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे सीधा 895 का आ रहा है, दूसरा टारगेट जो है ये 935 का है, तो इसको बिल्कुल होल्ड भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री चाहे तब भी ले सकते हैं। जो ये डिप आई थी यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो गया है। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं सुझाऊंगा 825 का। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है, लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है। का शेयर और एक दूसरा CDSL का शेयर, ऑलमोस्ट दोनों का बिजनेस एक जैसे ही है, स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े हुए कंपनीज हैं। संतोष, जरा दोनों के चार्ट चेक करके आप ये बता सकते हैं कि दोनों ही अच्छे हैं या फिर एक ठीक है जिसको ले लेना चाहिए? BSE तो आज ही पार्टिसिपेट कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, बट CDSL 2 दिन से है। क्योंकि BSE में तो ऑलरेडी हम बहुत रैली देख चुके हैं, अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा ही है, लेकिन जो कंफर्ट है वो मुझे CDSL में नजर आता है। रिस्क रिवॉर्ड जो है, स्टॉक ज़्यादा चला नहीं था, पिछले 2-3 दिन में चला जरूर है, बट BSE के कंपैरिजन में अभी बहुत ज़्यादा चला नहीं है। नीचे 1300 एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 1440-1450 का एरिया जैसे ही क्रॉस करेगा, स्टॉक में पोटेंशियल है फिर 1550 से 1600 की ओर बढ़ने के लिए। CDSL और BSE, इनफैक्ट ये जितने भी मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी चाल नजर आ रही है। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेके आइए, आज थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक, अदानी ग्रीन, इसको लेके आइए, फ्लैट, अच्छा नीचे से रिबाउंड आने लगा। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अगर कुछ मुझे ट्रेड लेना हो तो कोई स्टॉक आपके रेडार पे आ रहा है? देखिए यहाँ पे 2 स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं। एक में तो मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रेड इनिशिएट भी कर सकते हैं, वो है अदानी पावर। इस स्टॉक में हमने कहीं भी जो पूरे ग्रुप में वॉलेटिलिटी हम सुन रहे थे इवन रिसेंटली, उसका भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा नहीं है, और पावर सेक्टर का ओवरऑल बेनिफिट तो ऑफ कोर्स को मिल ही रहा है। तो पूरे पैक में ये एक स्टॉक है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अदानी पावर आपके रेडार पे होना चाहिए अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे 410 और 440 के पोजीशनल टारगेट्स हैं और 350 के करीब स्टॉप लॉस निकल के आ रहे हैं। और जो दूसरा स्टॉक है तो फिलहाल मैं वॉच कर रहा हूँ
कि मुझे कोई ट्रिगर मिले तब मैं इसमें इनिशिएट करूं, वो है अदानी पोर्ट्स का। पिछले कुछ दिनों का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, एक गैप भी है यहाँ पे 830 के आसपास का, तो हो सकता है वो फिल करने के बाद, और वहां पे 20 डे मूविंग एवरेज भी है, तो हो सकता है कि इस एरिया के आसपास आपको थोड़ा सा बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आए। तो अदानी पोर्ट्स मेरे रेडार पे है, बाइंग ट्रिगर्स के लिए मैं वेट करूंगा। अदानी पावर काफी स्ट्रांग लग रहा है फ्रॉम द बैक। जितने भी ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स हैं इनको एक बार लेके आइए। इतना क्रूड भाग गया है। एशियन पेंट, इंडिगो पेंट, पेंट स्टॉक्स, हाँ ये ऑफ कोर्स ओएनजीसी भी एक उसका प्ले है, बट हरे निशान में। ये देखिए सारे स्टॉक्स प्रेशर में आ रहे हैं। कहीं कोई शॉर्ट आइडिया दिखता है क्या राहुल? शॉर्ट आइडिया तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, और जनरली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में थोड़ा सा करेक्शन अभी हेल्दी है। जिस तरह से स्टॉक्स मूव हुए हैं तो करेक्शन हेल्दी है, बट शॉर्ट करने की तो सलाह बिल्कुल नहीं दी। ठीक है, बजाज ऑटो में आज 4% की मूव है। इनफैक्ट आप कल ही से देखें तो बजाज स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। आई थिंक बजाज होल्डिंग के शायद को डिविडेंड की डेट्स भी आसपास ही हैं। बजाज ऑटो हो, बजाज फिनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, इनमें एक अच्छी मूव है। बजाज ऑटो तो इनफैक्ट इस वक्त टॉप गेनर है 3.5%। बजाज होल्डिंग पर भी एक बार नजर डालें कुछ, वहां पे भी ट्रेड बन रहा है। जी हाँ, इनफैक्ट काफी सारी होल्डिंग कंपनीज में अगर आप देखें तो अच्छा खासा ट्रैक्शन बन रहा था। हालांकि बजाज होल्डिंग्स में कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मीडियम टर्म बेरिश जोन में चल रहा है, और अगर मैं रीसेंट मूव भी देखूं 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो भी एक सेलिंग प्रेशर है, लोअर हाइस का पैटर्न बन रहा है। अब एक बेस फॉर्मेशन का अटेम्प्ट हमें नजर आ रहा है 7050 के करीब से, लेकिन फिलहाल इट्स टू अर्ली टू कॉल इट रिकवरी। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करें। 7200 के ऊपर यहाँ पे आपको हो सकता है मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ नजर आए। रेडार पे रखिए, बट फिलहाल इट्स टू अर्ली टू इनिशिएट अ ट्रेड ऑन दिस वन। ठीक है, अभी नहीं आप लेंगे इस पे ट्रेड, ठीक है। लेकिन कुछ और दूसरे काउंटर्स देखते हैं। टेक्समैको को भी देखते हैं एक बार। टेक्समैको रेल स्टॉक को लेकर आते हैं। क्या वहां पर कोई मोमेंटम है जो कैप्चर करनी चाहिए? यहाँ अभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा है। राहुल, टेक्समैको रेल, इस पे कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे? टेक्समैको रेल अभी 20 डे ईएमए के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है, बट इंपॉर्टेंट चीज है एक मंथली लेवल ऑफ सपोर्ट से बाउंस हो रहा है। तो जो बाउंस भी आया आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट 120 से 140 20% का बाउंस आया है। तो लॉन्ग जा सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं रखना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेली चार्ट पे एक सप्लाई है। तो थोड़ा मीडियम टर्म अगर आप नजरिया रखते हैं तो अबाउट 165 170 टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट खुलने के बाद फिर से सुस्ती हुए मूड में आ रहा है, और हो सकता है आज दिन भर ये ऐसे निकाले। और उसकी 2-3 बड़ी वजह हो सकती है। एक तो आप देखेंगे, आपको एयर इंडिया विक्स आपने दिखाइएगा, साथ ही एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइएगा। इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन दोनों का लेसन क्या है? दोनों ये बता रही है कि मार्केट के पास पक्के सपोर्ट है, उसको चलना है। और वो आज का अगर आप सेटअप भी चेक करेंगे ना, HDFC, रिलायंस जैसे कुछ बड़े शेयर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही तो ये बता रहे हैं कि मार्केट को चलना है, लेकिन मार्केट के पास स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट कवरिंग की। ऑलरेडी शॉर्ट स्क्वीज करके हम यहाँ तक आए हुए हैं। FIs की लॉन्ग होल्डिंग 65% तक है, तो इसलिए चर्निंग की वेट हो रही है। या तो एक छोटा सा डिप मिल जाए, एंटर हो जाए, फिर चले, या तो कोई बड़ी गलती हो यहाँ पे किसी से जो शॉर्ट करे, उसको फिर ट्रैप करके ऊपर लेके जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा मार्केट शेक करेगा। ये शेकिंग आज आज भी फील हो रही होगी। खैर अभी थोड़ी और बढ़ेगी ये शेकिंग, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि मार्केट के पास सपोर्ट अच्छे हैं, इसलिए सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा। आज जिन में अच्छी वेटेज के हिसाब से जो शेयर्स चल रहे हैं, उसमें बैंकिंग में एक ICICI बैंक अच्छे लेवल्स पे फिर से दिख रहा है। एक बार संतोष, ICICI बैंक चेक करेंगे आप? जी, क्योंकि ICICI बैंक की बात करें तो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अब मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। स्टॉक अपने 980 के रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत अच्छे से बेस बना रहा है। जैसे ये 995 से 1000 का जो ओपन इंटरेस्ट वाला एरिया है क्रॉस होगा, इस स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, और शायद ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। अगर बैंक निफ्टी को नया हाई लगाना है तो आई बिलीव ICICI बैंक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और ICICI बैंक का स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली अच्छा हो रहा है। दो शेयर है मेरे पास। एक तो है ब्रिटानिया, जिसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। दूसरा शेयर है इंडियन होटल, जिसको मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। खुश, मेरे को लॉन्ग के साथ जाना चाहिए इंडियन होटल्स, या फिर ब्रिटानिया को शॉर्ट करना चाहिए यहाँ पे?
सो डिपी बिटवीन द टू इंडियन होटल्स लॉन्ग करना थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि देखिए स्टॉक में जो डिप था वो बॉट इनटू हुआ है होटल स्पेस में। हम जानते हैं कि ट्रैक्शन रहेगा, और जैसा थोड़ी देर पहले विवेक भी बता रहे थे कि टू मच क्रिकेट इज गोइंग टू हैपन। सो हो सकता है कि ये प्राइस में फैक्टरिंग हो गया हो, लेकिन इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट एक सेंटिमेंटल बूस्ट तो इस स्टॉक के साथ आपको बिल्कुल देखने मिलेगा। तो एक लॉन्ग पोजीशन इंडियन होटल्स में क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पे 445 और 460 के दो टारगेट्स होंगे, दैट विल कम इन प्ले। और स्टॉप लॉस जो है ये 419 418 के करीब लेके चले। देखिए ब्रिटानिया भी स्ट्रक्चर वीक है, तो आपने स्टॉक जो आइडेंटिफाई किया है ये बिल्कुल सही है। द रीजन ऑफ नॉट इनिशिएटिंग अ शॉर्ट जस्ट नाउ इन दिस कि ये एक सपोर्ट जोन के पास है, और यहाँ पे इंसिडेंटली इसका 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज जो है ये बहुत ही पास में है, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो 4500 के नीचे ये एवरेजेस के नीचे भी स्लिप हो जाएगा, और सपोर्ट जोन के नीचे भी यहाँ पे स्लिप होता हुआ नजर आएगा। सो मे बी बिलो 4500 आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, वहां पे तो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हाई होगा। सो बिटवीन द टू राइट नाउ इंडियन होटल्स बाय, ब्रिटानिया शॉर्ट साइड के लिए है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। कल शरद ने एक स्टॉक दिया था क्लोजिंग में, खबर गर्म में डॉक्टर लाल पाथ लैब्स कि यहाँ पर आप इसका अच्छा रुझान दिख रहा है। आज 2% की तेजी है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स पे। क्या इसे एक बार रडार पर रखना चाहिए संतोष? किन लेवल्स पर आपको एंट्री दिखती है? यस प्रियंका, डॉक्टर लालपाथ लैब और मेट्रोपोलिस दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है। लालपाथ लैब की बात करें तो एक जो इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहा है वो 2390 का आ रहा है, उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक शायद 2500 तक भी जा सकता है। आप करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हो, 23 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेट्रोपोलिस में तो ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, बट मुझे लगता है और तेजी बनेगी। जो इमीडिएट टारगेट है वो इसका 1520 का है, 1520 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक तैयार है 1600 रुपये तक के जाने के लिए। मेट्रोपोलिस में तेजी आ चुकी है, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स आप वहां पर अच्छी मूव देखते हैं, लगभग 2500 तक के लेवल्स की। ठीक है, रियल एस्टेट स्टॉक्स कल काफी मूव पे थे, आज कहीं मौका मिले तो कहाँ एक्यूमुलेशन करनी चाहिए राहुल? तो एक तो हमने डीबी रियल्टी की बात किया था, और डीएलएफ भी इस चार्ट स्ट्रक्चर इवन इस इतना रैली के बाद भी अच्छा ही लग रहा है। तो डीएलएफ भी जो कंसोलिडेशन अभी चल रहा है लास्ट 4-5 दिन में, उसमें थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट टारगेट बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो टारगेट 550 तक ही हो सकता है डीएलएफ में, बट डीएलएफ एंड डीबी रियल्टी आर टू स्टॉक्स। 1300 रुपए की तरफ टेक महिंद्रा जाता हुआ 10 रुपए रह गया है। यहां से भी क्या लेना चाहिए टेक महिंद्रा? संतोष डेज हाई पे आया है, लेकिन इसका लंबा चार्ट लेके आए डॉक्टर साहब, अभी काफी ग्राउंड कवर करने को है। जी अजय जी, आईटी स्टॉक सारे ही बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और टेक महिंद्रा में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो टेक महिंद्रा में करंट लेवल पर भी खरीदारी की जा सकती है। 1300 पे कॉल राइटर का थोड़ा सा जोन है तो वहाँ थोड़ा सा अटकेगा, लेकिन जैसे ही 1300 क्रॉस होता है 1320 तक की हमको अपसाइड देखने को मिलेगी। नीचे जो सपोर्ट है आज का लो 1275 रुपए के आसपास, वो अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेके आइए आप, सियाराम सिल्क को लेके आइए, आप लेके आइए गोकुलदास को, और ये देखिए 5% ऊपर सियाराम सिल्क, गोकुलदास 1.5%, और लेके आइए इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, उसको भी लेके आइए, वो भी 2-3% ऊपर है, 250 की तरफ जाता हुआ। कुछ इंडो काउंट में कि कोई ट्रेड बन सकता है इस समय पोजीशन, अगर 1 महीने का व्यू लेके काम करें तो क्या टारगेट्स मुमकिन है? अच्छा देखिए थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब है, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट देखूं, जैसे एंड ऑफ मार्च बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, तो तब ये स्टॉक 110 रुपए का हुआ करता था, और वहां से अब ये 250 रुपए का आ गया है, तो ऑलरेडी बहुत ही शार्प रन अप आ चुका है। और अभी हम एक इम्पैक्ट देख रहे हैं जहां पे स्टॉक 250 के आसपास पिछले 2 से 3 हफ्तों को, तो इन 3 हफ्तों से मशक्कत कर रहा है उसको ब्रेक करने की, अब तक ऊपर गया नहीं है, तो शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज इसमें शुरू हो रहा हो। तो अगर थोड़ा सा लंबा व्यू आप लेके चलें तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 280 से लेके 300 तक के भी लेवल्स देखने मिले, बट अब स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, तो अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर हो और लेना चाहे तब इसमें एंट्री करें। टारगेट जो मैंने बताया यहाँ पे 280 to 300 के होंगे, स्टॉप लॉस आप 225 का लेके चलें। जिस शेकिंग के हम बात बोल रहे थे, मार्केट वो कर ही रहा है, अब 40 पॉइंट की बढ़त रह गई है। एक्चुअली जिस लेवल पे मार्केट ने ओपन किया था वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है। मार्केट की ओपनिंग निफ्टी की थी आज 20,150 के ऊपर की, वहाँ से स्लाइटली नीचे आया है।
ये यही करेगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को मान के रखिएगा, क्योंकि अभी जब तक ये नए लेवल्स पे यानी 20,200 को पार नहीं करता है, फिर 20,000 को नीचे नहीं तोड़ेगा, ये इसी तरह से शेक करेगा। ये बस फील करवाएगा कि मैं अभी चला चलेगा नहीं, और अभी टूटा टूटेगा नहीं। ये बस आपको थोड़ा ल्योर करेगा और कुछ नहीं है। एक चीज़ और है, अभी कुछ एक्सपोर्ट्स वाले शेयर हम डिस्कस कर रहे थे, मेरी नज़र एकदम से GAL पे गई, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। संतोष आप देखिए, मेरे को 300 के लेवल की वेट करनी चाहिए, या ये ब्रेकआउट में मान लूं कि ये दे रहा है और अब इस शेयर के अंदर एंटर कर जाना चाहिए, या मेरे को 300 के लिए रुकना चाहिए? सिर्फ 4 रुपए का फर्क है। जी डिम्पी, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। 300 का ये इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव बेट करना चाहते हो तो करंट लेवल पर भी ले सकते हो, क्योंकि जिस आपका मोमेंटम बन रहा है शायद ये 300 का लेवल क्रॉस कर दे, और 300 का लेवल क्रॉस करता है तो अगला जो टारगेट आ रहा है 317 318 रुपए तक का आ रहा है। और अभी आप अगर पोजीशन बनाते हो तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 291 रुपीज़ का। खैर इस बीच एक आपको और बता दें, 11 लाख शेयरों के एक ब्लॉक भी लगा है टाटा स्टील पे। टाटा मेटल काउंटर्स पिछले 2-3 दिन में चल रहे हैं, तो जब भी मार्केट के अंदर सेक्टोरल चर्निंग होगी, 1-2 शेयर्स के अंदर आपको जो ब्लॉक पेंडिंग होते हैं, किसी भाव पे आके रुके हुए होते हैं कि जब ये रेट आ जाएगा तब हम कर देंगे उसमें ब्लॉक, ऐसी खबरें आपको आती हुई दिखेंगी। कल आप चला दीजिए फर्टिलाइज़र, आपको वहाँ ब्लॉक दिख जाएगा। मार्केट के हाई पे और सेक्टोरल के चर्निंग पे, दोनों पे ब्लॉक्स बढ़ जाएंगे। टाटा स्टील एक बार खुश चेक कीजिए आप। देखिए, जो पूरा मेटल पैक है इसमें हमारे जो 2 टॉप पिक्स रहे हैं वो टाटा स्टील और हिंडाल्को ही रहे हैं। अब फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटनिंग आउट नजर आ रहा है। 135 का जो जोन है, इसके आसपास का जो लेवल है ये फिलहाल रेजिस्ट कर रहा है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कंसोलिडेशन भी जो है ये बिल्कुल पॉजिटिव बायस के साथ है, लेकिन फ्रेश मोमेंटम के लिए मैं 135 को ब्रेक होने का वेट करूंगा। तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन आप लेके स्टॉक में हैं तो 129 128 के जो लेवल्स हैं इनको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। 135 क्रॉस होते ही आपको यहाँ पे 142 तक के भी लेवल्स बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। तो फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन जैसा मैंने कहा, कंसोलिडेशन फेज है विद पॉजिटिव बायस, तो होल्ड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, IT शेयर्स में एक खास डिस्कशन हम आज करेंगे आपके साथ 9:45 पे, कहाँ पे क्या करें, कहाँ मुनाफा वसूली करें और कहाँ पे नया माल लें। लेकिन उसके पहले बजाज ऑटो, बैंक ऑफ अमेरिका ने बजाज ऑटो पे न्यूट्रल से अपग्रेड किया है। स्टॉक 4% ऊपर है, और रीजन क्या दे रहे हैं प्रियंका, आपको पता है? नहीं, ये तो पढ़ना है अभी। एक्सपोर्ट्स जो हैं टर्न अराउंड हो गए, इनका 30-35% बड़ा मार्केट शेयर है इनका, बड़ा मार्केट शेयर है। वो कह रहे हैं ये एक्सपोर्ट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। और मेरे हिसाब से आप बजाज ऑटो में अगर आप ट्रेड कर चुके हैं, घुस चुके हैं, तो अच्छी बात है, चेज मत करिए, पुल बैक पे लीजिएगा। लेकिन TVS मोटर्स पे भी नजर रखिए, 2 व्हीलर्स में उनका भी एक्सपोर्ट शेयर है, और अगर सेक्टर लीडर का घूम रहा है माल, बिक रहा है ग्लोबली, तो उसका भी बिकेगा। तो इन दोनों स्टॉक्स पे आप नजर रखिए, दोनों हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बजाज ऑटो 4%, ये 5 रुपए ऊपर है। संतोष जरा ट्रेड बताइए बजाज ऑटो और TVS मोटर्स। जी, आपने जो मुझे ओपनिंग ट्रेड लिया था, मैंने बजाज ऑटो को ही हाईलाइट किया था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बना था। स्टॉक में जो डिस्कस किया था वो टारगेट हो गया। अब आपने जो दूसरा पूछा है TVS मोटर, ये स्टॉक हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बहुत चला हुआ है और थोड़े से करेक्शन के बाद फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है। बट ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी साइडवेज जोन में जा सकता है, थोड़ा सा नीचे मिलता है 1430 के आसपास, तो मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि अभी स्टॉक शायद साइडवेज रहेगा। मुझे इसके कंपैरिजन में हीरो मोटो को थोड़ा सा लिटिल बिट बेटर लग रहा है। स्टॉक अच्छे सपोर्ट के आसपास बेस बना रहा है, ये शायद यहाँ से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। स्टॉक में 3100 3140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे 3000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, टेक्निकल लेवल्स जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एक स्टॉक हमारी रिसर्च टीम ने भी दिया, ब्रेकआउट उन्हें अच्छा दिख रहा है, वो है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। वहाँ पर मूव अच्छी दिख रही है, और क्या अपसाइड के लिए 10% तो ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, तो इसमें अभी कितनी गुंजाइश बाकी है, या फिर एक बार के लिए छोड़ दें? कुछ जी हाँ प्रियंका, यही 130 से 135 का जो लेवल है, ये इसका मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन भी है, और इतनी बड़ी गैप अप के बाद अगर रेजिस्टेंस के पास खुला है तो चेस करना एडवाइजेबल नहीं होगा। तो मैं कहूंगा अब थोड़ा सा डिप के लिए इसमें वेट करें, कहीं आपको यही वापस 125 के जोन्स के आसपास मिले, तब इसमें फ्रेश बाइंग कंसिडर करें। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो उसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड कर सकते हैं।
ओके, क्या एशियन पेंट जिस तरह से शॉर्ट बिल्टअप यहाँ दिखा रहा है और 8% टूटा हुआ है क्योंकि क्रूड बढ़ा हुआ है तो क्रूड डेरिवेटिव्स को नुकसान होता है, क्या एक शॉर्ट ट्रेड है यहाँ से शॉर्ट करना ठीक होगा संतोष? जी प्रियंका, लग तो रहा है कि कमजोरी और बढ़ सकती है। एटलीस्ट 3152 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं जो इसने रिसेंट लो लगाए थे अगस्त में, तो 3152 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट किया जा सकता है। उसके नीचे फिसलता है तो फिर ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है जो इसको है 3080 के आसपास, तो यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3230 का। ठीक है, ऑप्शंस का चैंपियन लेने का समय हो गया। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, आज देखते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा पता कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन कौन सा है आज। सोनी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप कौन सा शेयर ढूंढा आपने या इंडेक्स? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मैंने आज ढूंढा है स्टॉक में, वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में हमने कल लॉन्ग बिल्ड पोजीशन देखा है, आज हालांकि थोड़ा नीचे आ रहा है बट वो अपॉर्चुनिटी अच्छा है लेने के लिए। तो टाटा केमिकल्स की 1100 कॉल में आप बाय कर सकते हैं, बट अभी रेट 14 चल रहा है, 13-14 के बीच में आप इसको बाय कीजिए। अगर ये आपको 15 के तरफ ही दिखे तो 15 में बाय कीजिए। आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7 रुपए और ऊपर का टारगेट ले सकते हैं 27 to 32 रुपीज। लॉट साइज छोटा है, 550 का ही है सिर्फ, तो इसमें आपका ज्यादा नुकसान होगा नहीं। मैक्सिमम लॉस एज पर स्टॉप लॉस आपका 4600 के करीब ही हो सकता है और ऊपर की तरफ आपका प्रॉफिट एज पर दी टारगेट मेंशन आपका 9000 से 9300 की तरफ हो सकता है। ठीक है, ये अच्छा ट्रेड आपने दिया। कल हमने भी टाटा केमिकल्स को ही दिया था और कल ये 1.5-2% ऊपर जाके बंद हुआ था। आज आप भी इसको नोटिस कर रहे हैं, आपका भी वही रीजनिंग है जो हमने दिया कि एक राउंड की तेज़ी हो चुकी है, थोड़ा नीचे आया है, फिर से चलेगा ये शेयर। लेकिन अब आपको करना क्या है, ऑप्शंस के जरिए लेना। 28 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी है बड़ी वाली, तो ये कॉल 28 तारीख तक वैलिड रहेगी। 15 रुपये में खरीद लेना है, 32 का टारगेट, जस्ट पैसा डबल, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसलिए आप 9000 और 4500 का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक लॉट ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना, कई बार ये साइडवेज हो जाता है, बट एक लॉट से भी 9000 रुपये बन जाए तो कम नहीं है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी कम होने जा रही है। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ऑप्शंस बताने के लिए। हम नोट करके रखेंगे 1100 के स्ट्राइक की टाटा केमिकल्स की ये कॉल है। 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता कई बार डेरिवेटिव मार्केट्स में, वो रख लेंगे तो फिर काम बन जाएगा। एक और शेयर है जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट वैसा ही बड़ा है जैसे बजाज ऑटो के अंदर बड़ा है। संतोष, आपकी नज़र उस पर गई होगी, शायद हो सकता है भाव की वजह से आपने ना बोला हो शेयर। उस शेयर का नाम है ओरेकल फाइनेंस। एक बार ज़रा आप देखेंगे, ये भी 4386 के आसपास अभी चल रहा है, ये हो जाएगा 4500 इसका एक्सपायरी के एंड में। यस डिम्पी, स्टॉक करेक्ट हुआ था अभी 2 दिन पहले क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी के नतीजे थोड़े कमजोर थे, लेकिन स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा बाउंस बैक करते नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि शायद ये जो अभी रिसेंट स्विंग हाई लगाया था इसने 4530 के आसपास का, वो हमको फिर से देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर बुलिश है, आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे आपके लिए स्टॉप लॉस रहना चाहिए 4325 का। और भी ध्यान रखिएगा, एक कल्याण जी ज्वेलर्स करके कंपनी है, आज इसका ना वॉल्यूम ठीक है, मेरे पास जो नंबर आ रहा है वॉल्यूम का कल्याण जी ज्वेलर्स का वो करीब आ रहा है 1 2 3 करीब 9 लाख से ज़्यादा शेयरों का कामकाज है कल्याण जी। अच्छा, आपके पास ज़्यादा आ रहा है, इसमें 79,000 का है। ठीक है, मेरे पास एक्सचेंजेस का फ़र्क होगा। फिर कल्याण जी ज्वेलर्स एक बार चेक करेंगे खुश आप। ये आज वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शुरुआत में ही है, इसमें होता नहीं है, इस तरह का नेचर नहीं है इसका ऐसे चलने का। बिल्कुल डिम्पी, लेकिन अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ महीनों में 100 रुपीज से इसने भी 235 की बहुत लंबी छलांग लगाई है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम मुझे फिजल आउट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मार्केट और मिड कैप में जो हमने थोड़ा सा डिप देखा था तब एक स्टॉक ने ब्रीदर लिया था और एक 220 तक का डाउनसाइड मूव दिखाया था, बट इसमें रिकवरी भी उतनी फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नियर टर्म में आप 255 और 270 के 2 टारगेट्स के लिए इसमें प्ले करें। स्टॉप लॉस जो है वो इसी को आप 220 को लेके चलें जिसके आसपास इसने भी रिसेंटली लो बनाया था। और के ऊपर आज नजर जा रही है, सुबह कारवा साहब ने भी आपको दिलवाया था, ये निकुंज ने भी आपके रडार पर डालने के लिए बोला था। 6%
डीबी कॉर्प आपको नजर आ रहा है। डिम्पी, कुछ कह रहे हैं आप डीबी कॉर्प पे? नहीं सर, डीबी कॉर्प पे नहीं है। एक बात अभी संतोष से हमारी बात हुई थी, वो थी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को लेकर। वो 297 का था, हमने कहा था कि वेट कर ले 300 के, तो उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, नहीं वेट मत करो, सीधा ले लो सामने ही। अब आप देखो वो शेयर आ गया 304 रुपये के आसपास। तो जो इंट्राडे स्विंग मिल रही है ना, वो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ब्रेकआउट की वेट मत कीजिए, जहाँ पर आपको लग रहा है कि फिट बैठ रहा है तुरंत पकड़िए और उसमें से जल्दी निकल जाइए। ये जल्दी लेने और जल्दी निकलने वाला मार्केट है, बस यही बात कहनी थी। सही जी, हमारे सारे पैनलिस्ट जो हैं वो एक से बढ़कर एक स्टॉक पिकर हैं भाई, चार्ट्स पे, चाहे वो पोजिशनल कॉल्स हो, तो इसमें तो काम करवा दिया आज संतोष जी ने। कुछ डीबी कॉर्प के स्टॉक को दोबारा से एक बार हमारे लिए चेक करके बताएं। आपने भी इस पर सुबह सुबह 3% ऊपर कॉल दी थी, अब 6% क्रॉस कर रहा है। मुनाफा वसूल कर रहे हैं या रुके, ट्रेल करें? नहीं, संतोष का पिक है और आपके स्टेबल से भी आया है, तो मैं कहूंगा क्यों जल्दबाजी करें मुनाफा वसूल करने की। हालांकि ये ऐसा मार्केट है जहां पे वी कैन अफोर्ड टू बी लिटिल ग्रीडी, तो मैं कहूंगा नहीं, इसे बिल्कुल राइड करें। मेरे हिसाब से यहाँ पे 255 और यही 270 के जो लेवल्स हैं, ये पोजिशनली आपको देखने मिल सकते हैं। तो कोई इन पोजिशनली इसमें वेट करना चाहे तो बिल्कुल अभी भी इसमें बने रहें। मूव अच्छी है कि एवरेजेस को भी क्रॉस कर रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले यहाँ पे। सुबह किसी ने अगर सुन के लिया हो तो 230 से 235 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये प्लेस कर सकते हैं। बट मूव अच्छी है तो बिल्कुल राइड करते चलें। ठीक है, ये तो स्टॉक हो गया डीबी कॉर्प की बातचीत। रिलायंस को लेके आइए, ये प्रेशर डाल रहा है इंडेक्स पे, जरा रिलायंस को लेके आइए। संतोष, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज लो के करीब आ गया है, कल तो थोड़ा चला था, ये मौका पुल बैक का दे रहा है या एक बार स्क्वायर ऑफ कर लें? जी अजय जी, रिलायंस थोड़ा सा प्रेशर में, शायद कुछ न्यूज़ है इसके मेंटेनेंस की वजह से, कोई रिफाइनरी शटडाउन है, इस वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और वो आज विंडफॉल टैक्स का अनाउंसमेंट भी आने का है, तो इस वजह से। लेकिन मेरे को लगता है रिलायंस अभी थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। एक ये बेस है 2400 के आसपास, ऊपर में 2500, तो ये 2400-2500 की रेंज में ही मुझे लगता है टाइम स्पेंड करेगा, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता कोई मेजर ट्रेंड बनता नहीं है। हालांकि जो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर में 2500 का लेवल क्रॉस करने की ज़्यादा है, बजाय कि नीचे 2400 का लेवल ब्रेक करे। ओके, एक बार कुछ दूसरे स्टॉक्स भी देखते हैं जहाँ शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिख रही है। क्या वहाँ पर मूव आ सकती है? स्कॉट्स पर एक बार चेक करके बताएं कुछ, क्या ये एक बाइंग कैंडिडेट इस लेवल पर है? जी हाँ, प्रियंका, देखिए अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो इसका पॉजिटिव ही है। बट रिसेंट जो मूव है वो सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटनिंग आउट हो। 3200 से 3250 के जो जोन्स हैं ये यहाँ पे हो सकता है नियर टर्म रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करें। बट हाँ, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो कोई अगर एक ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पे आप 3040 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप 3050 को ही लेके चलें, वो क्रॉस होगा तब 3400 के लेवल्स जो हैं ये भी आ जाएंगे इन प्ले। तो बिकॉज रिबाउंड भी यहाँ पे अच्छा हुआ है एंड ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर की तेजी है उसका भी बेनिफिट इसे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना कंसिडर कर सकते हैं। तो स्कॉट्स कुबोटा पे बात हुई, लेकिन एक स्टॉक जो हमने प्री ओपन में भी डिस्कस किया था, राहुल को उस वक्त मोमेंटम नहीं दिख रहा था, वो है स्ट्राइड्स फार्मा, क्योंकि यहाँ पर इन्हें एक एफडीए अप्रूवल मिला है और 9-20-25 के बाद इसमें एक मूव शुरू हुई है और बढ़कर अब 10% की तेजी हो चुकी है। खुलने के बाद पूरा मौका मिला है संतोष, लेकिन जिन्होंने एक बार ले लिया वो एक बार बुक कर लें, 10% के गेन्स मिल रहे हैं, या फिर आपको लगता है और तेजी बन सकती है आज इंट्राडे में? प्रियंका, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा, एक ब्रेकआउट आया है बहुत ही अच्छा 490 का। मुझे लगता है इसमें प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें स्पेस है और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक शायद 600 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए और पोजीशन को होल्ड रखिए। इसमें जो ब्रेकआउट आया तो 490 का आया है, तो 490 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप 600 रुपए के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। मार्केट वहीं वापस पहुंच रहा है जहां पे इसने ओपन किया था। इसे हमने शुरुआत में भी कहा कि आपको ये सिर्फ शेक करेगा, आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। मार्केट के अंदर पोजीशन इस समय थोड़ी ठीक है, आप बने रहिए, बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड कीजिए, खासकर इंडाइसिस की, क्योंकि इस रेंज के अंदर इंडाइसिस की ऑप्शन से पैसा नहीं बनेगा। इसलिए जो सोनी पटनायक भी आपको ऑप्शंस दे के गई ना, और टाटा केमिकल जैसे सेफ स्टॉक की दे के गई हैं। अब पता करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के साथ क्या मेट्रो पॉलिसीज भी चल सकता है।
हालांकि मैं ना कोई डराने ना ही किसी तरह की बात बोल रहा हूँ, बल्कि निपा वायरस एक तरह का वायरस है जो केरल में वापस से बताया जा रहा है, थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं उसके, वहाँ पर थोड़ा सा मैटर है। तो एक बार मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक बार ज़रा चेक करेंगे आप? कुछ आप ही चेक कीजिए। जी हाँ, नहीं देखिए रिकवरी तो इसमें अच्छी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे यही 1500 1525 के लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लग रहा है टेक्निकली। और डेरिवेटिव डेटा भी अगर मैं देखूं तो इसका जो कॉल ऑप्शंस का बेस है वो 1500 के आसपास काफी अच्छा है। वहां पे भी प्रीमियम करीब 40-45 रुपीज का है, तो वही 1540 का जो लेवल है यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा। तो मैं कहूंगा कि फ्रेश पोजीशन ना लें इसमें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो जो ये मोमेंटम है इसे राइड करें। 1520 1540 के रेजिस्टेंस जोन है उनके थोड़ा पास ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में भी चले जाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें 1475 का, अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन निचले स्तरों से हो तो फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा वेट करें। आपको याद होगा पिछली दिवाली पे हमारे पीसीआर वाले हमें याद दिला रहे हैं, पिछली दिवाली के आसपास हम लोगों ने 3 शगुन के स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए थे। अनंतराज इंडस्ट्रीज 100 रुपये के आसपास, आज का भाव दिखाई डॉक्टर साहब, दिवाली आई नहीं है अभी, लेकिन दिवाली की सफाई करना शुरू कर दीजिए अपने पोर्टफोलियो की, ताकि जगह बनाइए नए स्टॉक्स की। पिछली दिवाली पे 100 रुपये का था, आज 222। HBL पावर लेके आई है, ये भी शगुन का स्टॉक हमने डिस्कस किया था, इसके साथ कुश के साथ 260। और तीसरा था कल्याण जी ज्वेलर्स। कल्याण हो गया भाई, इन तीनों स्टॉक्स जिसने लिए उनका कल्याण हो गया। एक और शगुन का स्टॉक मेरे रेडार पे आ रहा है, कुश, बहुत ही प्यारे नंबर पे आज बैठा है। उसको क्या इस तरह की बाजार ऐसा ही कर सकता है? 101 रुपये का भाव है जोमेटो। आप 100 रुपये के आसपास, 101 रुपये के आसपास के स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, जिनमें ट्रिगर है, कभी कभी या इट्स अ वेरी बड़ा कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस है भाई, हमेशा रोज थोड़ी ना। पिछली दिवाली हमने निकाला था ये, हाँ, अब दिवाली के आसपास दोबारा तो मैं सोच रही हूँ अब यहाँ से 230% का रिटर्न अगर कुछ मिल जाए। बाबू, अगर अब ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया जाए आपका, मेरा नहीं आपका, तो क्या जोमेटो श्रेणी में आ रहा है शगुन वाले स्टॉक पे? 101 का भाव है। तो अजय, पहले तो मुझे आपको बधाई देने दीजिए। आई डोंट थिंक वी डू दैट इनफ, कि मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है कि आपने ये कहा था, और मुझे ध्यान है उन दिनों के आसपास में स्टूडियो में भी था, तब आप ये थीम मेरे साथ डिस्कस कर भी रहे थे कि ये बहुत ही अच्छी थीम है। अब आप इसको शगुन के तौर पे कह रहे हैं, अब मैं इसको मार्केट लैंग्वेज में कहता हूँ बास्केट बनाइए, बास्केट, इट्स अ मोर पॉपुलर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। 100 रुपीज के स्टॉक का बास्केट बनाइए। सो योर स्पॉट ऑन, एंड ऑल द 3 पिक्स हैव डन फैबुलसली वेल। So kudos to you, Ajay, on that. And there is every reason to believe कि Zomato भी दिवाली जैसा आपने कहा थोड़ी दूर है, पर समझिए इस दिवाली से अगली दिवाली तक या साल भर के समय में इस ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, इट विल बी अ लिटिल आउटरेजियस टू कॉल इट कि भाई 100 रुपए का है, दिवाली के एंड पे 200 हो जाएगा, लेकिन हम ये मान के चलें कि एटलीस्ट आपको इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स तो मिल जाएंगे अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पे इसमें निवेशित रहना चाहें विद दैट काइंड ऑफ टाइम होराइजन। तो बिल्कुल फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी जो हमने शेयर्स अभी बिल्कुल डिस्कस किए। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और वो पेशेंस दिखानी चाहिए जो पिछले दिवाली से अब तक आपके व्यूअर्स ने, आपके इन्वेस्टर्स ने दिखाई है। बहुत बढ़िया। नहीं कुश बाबू, मैं बताऊं, हम ऐसा हमारे अंदर कुछ यूनिक नहीं है, लेकिन हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे चैनल पे, फंड मैनेजर्स, पैनलिस्ट आप जैसे सब, वो हमें एकदम इतना बढ़िया मार्गदर्शन करते हैं, और हमारे व्यूअर्स, ताकि हम अपने व्यूअर्स की सेवा अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये आप रेडार पे रखिए स्टॉक। एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ में जब से पिछले क्वार्टर का नंबर आया तब से चीज़ें बदल गई हैं। क्यों? 30-40% का ग्रोथ दिखाया। स्टार हेल्थ को लेके आइए डॉक्टर साहब। हाँ, 1.5% ऊपर है आज भी। इसी का एक कजिन है, क्योंकि उसके नाम नहीं है, लोग जानते नहीं है, लेकिन रेलिगेयर एंटरप्राइजेस भी हेल्थ केयर कंपनी है। 65% वैल्यू उसकी केयर हेल्थ से आती है। वो कल बहुत बड़ा ब्रेकआउट में था, 265 का भाव दिखाया। लेके आइए साहब, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। संतोष, रेलिगेयर का जो कल ब्रेकआउट आया, आज फॉलोअप बाइंग 1.25% की दिख रही है। 22% इसमें अब आ गए हैं बर्मन्स। बाजार में बज है, ओपन ऑफर कभी भी आ सकता है। बाजार में बज है, कितना सही गलत हमें नहीं पता, लेकिन क्या इसके अंदर यहां से पोजिशनल ट्रेड है या हो गया ऑलरेडी? क्योंकि मुझे याद है हमने जब स्टोरी ब्रेक की थी कि बर्मन ने ब्लॉक किया यहीं सुबह 9:15 पे, आपको याद होगा प्रियंका, था 220 का भाव था, अब 260 आ गया है।
अजय जी, यस स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है, बट स्टिल जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि इसमें अभी 320 रुपए तक की अपसाइड और बची है, तो यहाँ से मतलब 50-60 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से कोई फ्रेश एंट्री भी करना चाहता है तो करंट लेवल पर ले सकता है। उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल बेसिस पे 242 का, और कोई ऑलरेडी होल्ड करता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। ऊपर में आपको 320 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, बुफा की उस रिपोर्ट का असर अगर बजाज ऑटो पे है, एक्सपोर्ट्स नंबर्स पर उन्होंने बात कही है, 4.5% की मूव आपको बजाज ऑटो पे दिख रही है, तो हीरो मोटोकॉर्प में भी इस वक्त आप 2.5% की मूव देख रहे हैं। ये उसी स्पेस से है, टू व्हीलर स्पेस से है। और रब ऑफ एक बार टीवीएस मोटर पर भी देख लेते हैं, जो भी अजय भी हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन खैर उसका ट्रिगर एक दूसरा भी है। टीवीएस मोटर पर भी क्या मूव है, टीवीएस मोटर को भी देख लेते हैं, वहां पर 1% तक की मूव है। हीरो मोटोकॉर्प के दूसरा अच्छा कैंडिडेट है अगर आज टू व्हीलर स्पेस में अच्छी मूव बनी हुई है तो। कुछ बिल्कुल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, इतना मोमेंटम नहीं है, लेकिन बायस यहाँ पे आपको बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। और हम यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में गोल्डन क्रॉसओवर देख रहे हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। ये लंबी अवधि पे है। अगर मैं नियर टर्म पे देखूं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था इसका 3030 के आसपास, उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, आज सस्टेन भी कर रहा है, तो एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स जो हैं वो आपके लिए निकल के आएंगे करीब 3250 एंड 3320 के। और स्टॉप लॉस जो है इसको आप लेके चलें थोड़ा सा नीचे, करीब 3030 का ही जो सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था रादर, अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। हीरो मोटोकॉर्प को आप यहाँ ऐड करेंगे, अच्छा मोमेंटम आज दिख रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ अच्छी मूव है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अबाउट आपको फिर से पावर स्टॉक्स में तो दिख रहा है। आरईसी बढ़कर देखिए अब 2.5% हो गया। पीएफसी भी आज एक रडार पर था, हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया था फिर से। और बीएचईएल में भी इनफैक्ट एक अच्छी मूव दिख रही है। क्या बीएचईएल को लेवल्स पर ऐड करेंगे संतोष? बीएचईएल की बात करें तो ये करेक्ट हुआ और अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। थोड़ा सा साइडवेज है, बट लग रहा है कि शायद मोमेंटम पकड़ सकता है। स्टॉक जैसे ही 135 का लेवल क्रॉस करेगा, फिर से एक 140 रुपए तक की मूव देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पर एड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड है 125 का, लेकिन स्टॉक में वॉलेटिलिटी है, तो आप 125 के स्टॉप लॉस से 140-145 के टारगेट के लिए इसको खरीदारी कर सकते हैं। आप बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एक बार क्विकली हेडलाइंस में